तो सबको श्री साई आयुर्वेद की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स टू दी विश्वनाथ सर, वेंकटेश सर एंड अनाथ योगा टीम, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आयुर्वेद हम घर घर में पहुंचा सकते हैं। तो इसके बारे में अभी टॉपिक पे ही जाते हैं हम। फर्स्ट स्क्रीन जो है वो स्लाइड दिखेगा। आयुर्वेद का थोड़ा मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है वो हमें हेल्दी लाइफ कैसे जीना है इसके बारे में गाइडेंस करता है। मतलब जो कुछ हमारे पुराण शास्त्र है उसमें सबसे पुराना और अपना खुद देसी शास्त्र जो है वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद मीन्स क्या होता है? आयुषो वेदा आयुर्वेदा। आयुष अपना जो लाइफ है उसका सारा डिटेल्स उसमें दिया गया है प्राचीन काल से। तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, इसका मतलब ऐसे होता है कि जो आदमी अभी फिट है तो उसका फिटनेस कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसके बारे में गाइडेंस आयुर्वेद में दिया है। मतलब जो जो लोग अभी फिट है तो उनके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट होती है या तो मेंटेन रखने के लिए भी उसका बेनिफिट होता है। तो इसके सारे जो बेनिफिट्स है वो आयुर्वेद में डिटेल्स में दिए गए हैं। ये बेसिकली साइंस है फर्स्ट थिंग। ऐसे नहीं कि आयुर्वेद मतलब सिर्फ जड़ी बूटी का दवाई दे दिया और आपका आयुर्वेद, इसी को आयुर्वेद कहते हैं, ये कंसेप्ट थोड़ी सी गलत है। तो बेसिकली आयुर्वेद में सारी चीजें जो हम अभी डेली लाइफ में जी रहे हैं इसका डिटेल्स में गाइडेंस आता है। सेकंड इज आतुर से विकार प्रशमन, मतलब जो लोग बीमार है उनको हम बीमारी से कैसे मुक्त कर सकते हैं, इसका सारा इलाज भी उसमें दिया गया है। और इसका एक वैशिष्ट्य है कि जो आयुर्वेद पहले से है उसको शाश्वत बोलते हैं। मीन्स कई साल पुराने, मतलब 2000 5000 साल पुराना जो शास्त्र है वही आज के दिन में भी अप्लाइड हो रहा है। बाकी साइंस में कैसे होता है, कुछ एक ड्रग अभी नया फॉर्मुलेटेड हो गया है, कुछ साल तक उसकी ट्रायल चलती है, ट्रायल होने के बाद कुछ साल बाद उसके बेनिफिट भी दिखते हैं, कुछ साल बाद उसके ड्रॉबैक दिखने लगते हैं, फिर उस पर बैन आ जाता है। मतलब हमने अभी तक काफी पेन किलर्स देखे हैं आज के दिन में कि जो धीरे धीरे बाद होते गए। ऐसी चीज आयुर्वेद में नहीं है। जो हल्दी के गुणधर्म है वो पहले भी वही थे, आज भी वही है। सिर्फ पोटेंशियल थोड़ा बहुत कम हो सकता है क्योंकि हम अभी हाइब्रिड खा रहे हैं। बट ऐसे नहीं हुआ कि कुछ हल्दी के कुछ ड्रॉबैक दिख गए या तो कुछ साइड इफेक्ट दिख गए और उस पर बैन आ गया। एक भी दवाई ऐसी नहीं आयुर्वेद में कि जिसपे आज तक बैन आया है। जो भी सारी चीजें हैं वो सारी पहले के काल से ही दिया है और आज तक वो अभी भी हो रहा है। और वो सारा का सारा आज के इसमें अप्लाइड हो रहा है। नेक्स्ट जो है आहार विहार एंड पंचकर्म। आहार मीन्स जो खाना हम लोग खाते हैं, तो वो खाना कौन सा अच्छा होता है वो भी उसमें दिया गया है। जो नहीं खाना है उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। विहार मीन्स क्या है? विहार मीन्स हम लोग सुबह से उठने के बाद रात को सोते वक्त जो जो हम चीजें फॉलो करते हैं उसका डिटेल्स उसमें दिया गया है। इसका मतलब उसको विहार बोलते हैं। तो हम सुबह कितने बजे उठना है इसका गाइडेंस दिया है, उठने के बाद क्या क्या क्रम से हमें लाइफ स्टाइल जीनी है वो भी दिया गया है। हमने दंत धावन किस चीज से करना है, नहाने के बाद क्या करना है, नहाने से पहले क्या करना है, बाद में आपका दोपहर का खाना कब होना चाहिए, शाम का खाना कब होना चाहिए, रात में कब सोना है, सारी दिनचर्या उसी में बिहार में आ जाती है। इसके बाद आ जाता है पंचकर्म। पंचकर्म मीन्स हम जो प्रोसीजर्स करते हैं, बॉडी प्यूरिफिकेशन मेथड। तो इसमें हमारे बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स हम बाहर निकालते हैं। तो जैसे हम गाड़ी सर्विसिंग करते हैं, अपने पास टू व्हीलर होती है, फोर व्हीलर होती है, उसको साल में कम से कम एक बार तो हम सर्विसिंग करते हैं। तो ये जो बॉडी सर्विसिंग है उसको हम पंचकर्म कहते हैं। कि आपकी बॉडी को वापस कोई मेंटेनेंस ना निकले, कोई डिसीज ना हो, इसके बारे में प्रिवेंशन का सारा मेंटेनेंस जो है वो पंचकर्म सेक्शन में आ जाता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि हमें पंचकर्म करने की जरूरत है क्या? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि साल में 2 बार करने से आप हमेशा फिट रहेंगे। मतलब ऐसे ना हो कि मुझे डायबिटीज हो गया फिर मैं अभी कुछ पंचकर्म करता हूँ, ट्रीटमेंट लेता हूँ। इससे अच्छा कि आपको डायबिटीज ना हो, इसके लिए आप पहले से अगर कोशिश करते हैं तो आप पूरी लाइफ आपका फिटनेस फॉलो करेंगे और इसी के बेनिफिट्स आप हमेशा पा सकते हैं। अभी कोविड की वजह से हमने देखा कि अभी पैसे को कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ फिटनेस यही ऐसी चीज है कि जो आपको लंबी लाइफ तक आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज सारी सुख सुविधा होते हुए भी आज कोई भी सुख नहीं ले पा रहा है। तो अपनी जो बॉडी है वो अनमोल है, शरीर जो है वो अनमोल है। इसका मोल ना हम पैसे से कर सकते हैं ना किसी चीज से। तो इसको हम कैसे फिट रख सकते हैं, ये सारा ऑप्शन सिर्फ आयुर्वेद में दिया दिया गया है। कोविड का अगर हम देखते हैं तो ये इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, जिसकी इम्यूनिटी कम है उसे तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है।
और जिसकी इम्यूनिटी और ज्यादा कम है उनकी डेथ हो रही है। मतलब किसी प्रीवियसली उसको शुगर है, थायराइड है, या तो कुछ हार्ट रिलेटेड डिसीजेस है, ओल्ड एज है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, उनकी डेथ हो रही है। बाकी सारे वायरल इन्फेक्शन करके ट्रीट होके तुरंत अच्छे भी हो रहे हैं। तो इम्यूनिटी ये ऐसे इशू है कि जो हमें लंबी लाइफ तक हम जी सकते हैं, और इसी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आगे वाले लाइफ में भी ऐसे कई वायरस आ सकते हैं कि जो हमें अपनी परीक्षा ले सकते हैं। इससे पहले H1N1 आया था, उससे पहले चिकनगुनिया आया था, तो ये सारे जो है वो माइल्ड थे। ये भी माइल्ड है, बट इम्यूनिटी ये सबसे बड़ा इशू है आज के दिन में। जिसकी इम्यूनिटी अच्छा है वो ज्यादा लंबे दिन तक जी सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, दिनचर्या। दिनचर्या मीन्स क्या होता है, जब सुबह दिन उग जाता है तो वहां से हम कैसे कैसे रूटीन फॉलो करना है, इसका डिटेल इसमें दिया गया है। ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठ, इसका मतलब सूर्योदय से पहले आधा घंटा हमें उठना है। अभी भी कई घरों में ऐसे लोग हैं कि जो सूर्योदय के बाद उठते हैं, मतलब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी उठने वाले लोग हमने देखे पेशेंट। तो उन लोगों को हम हमेशा सूर्यवंशी कहते हैं, मतलब सूर्य उगने के बाद आप उठते हैं। तो ये थोड़ा सा ये हो गया। बट जब जब भी आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, तो इसके लिए हेल्दी लाइफ के लिए आपको जल्दी सुबह उठना जरूरी है। इसके बाद क्या करना है, दंत धावन। दंत धावन मीन्स हम टूथब्रश जो करते हैं उसको, तो ये पुरान काल में निम्ब, खदीर ऐसे वनस्पति से चूर्ण से वो दांत दंत धावन करते थे। तो अभी भी आज के दिन में भी नीम जो है, नीम का हर एक पेड़ हर एक गली में होता है। तो उसकी जो काड़ी है उसको आप चबा के उससे जो अगर दातुन करते तो दांत की कोई भी कंप्लेन आपको होल लाइफ नहीं आती है। मतलब पहले विको टर्मरिक एक एड में एक बूढ़े दिखाते थे 80 ईयर्स ओल्ड, और वो आराम से फल काटते थे दांत से। तो इसका जो रस है वो सारा इसी में आता है। हम आज की जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो सारी स्वीट होती है, या टेस्ट में मधुर होती है, गुड़ होती है। तो ऐसी टेस्ट जो है वो सिर्फ आपको इसका बेनिफिट है टेस्ट के लिए, उसका बॉडी के लिए कोई इफेक्ट नहीं। जो भी चीजें कड़वी है वही आपको मुख प्रक्षालन करती है, मतलब मुख को अंदर से साफ करती है जो चीजें कड़वी है। इसीलिए नीम की जो काढ़ी है वो आपको हफ्ते में एक बार तो कम से कम काट के उससे दातुन साफ करना है। अभी आज भी अमेरिका में देखा तो मॉल में ये काढ़ी जो है वो आपको ज्यादा कॉस्ट में बिक रही है। इसका कॉज वही है कि उन लोगों ने उस पर रिसर्च किया, उनको उसका महत्व आ गया, और वो लोग अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो आजकल जो डेंटल ट्रीटमेंट है काफी कॉस्टली है। अगर किसी ने किया होगा घर में तो हर एक को पता होता है कि ये 10,000 से स्टार्ट होता है, आगे कितना भी जा सकता है। अगर आपको खुद के पैसे बचाने हैं तो कम से कम ये चीजें आप हफ्ते में एक बार 2 बार फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा कष्ट भी नहीं है और ज्यादा खर्चा भी नहीं है। नीम की जो काढ़ी है तो हर एक को फ्री मिलती है, सिर्फ बाहर जाके लाना पड़ता है, इतना ही उसमें कष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यंग। अभ्यंग मीन्स क्या है, जो हम मसाज करते हैं, ऑयल का मसाज। ऑयल मसाज जो है वो हम दिवाली के दिनों में करते हैं। अभ्यंग स्नान, उतने दिन मोती साबन की ऐड देखते हैं तो हर एक आदमी मोती साबन लाता है घर में। इससे अच्छा जो जो पॉसिबल है, अगर घर पे लोग हैं तो उन्होंने डेली अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग मीन्स तिल का तेल हर एक को पता होता है, वो थोड़ा वार्म करना है और पूरे बॉडी को लगाना है अपने खुद के हाथ से। जितना हो सकता है उतना मसाज करना है। आधे घंटे बाद गर्म पानी से नहा लेना है। अगर ये हर दिन पॉसिबल नहीं है वर्किंग लोगों को, तो कम से कम वीकली ऑफ जब है, सैटरडे है, संडे है, ये 2 दिन आप फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन की हेल्थ बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लिए और हमारी स्किन बहुत अच्छी हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। हम कोल्ड सीजन में क्या करते हैं, कोल्ड क्रीम यूज करते हैं निविया का, तो उससे टेम्पररी आपकी स्किन पे शाइन आ जाता है। बट जो जो लोग ऑयल लगाएंगे उसकी स्किन हर महीने में अच्छी दिखेगी। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो आदमी आपको 6 महीने बाद देखेगा, 1 साल में देखेगा, वो तुरंत आपको ऑब्जर्वेशन बोलेगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये ऑयल मसाज जो है, ऑयल क्या करता है, स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है, अपने मसल्स को न्यूट्रिशन देता है, मसल्स के बाद बोन्स को न्यूट्रिशन। चैनल पे दिए उनको कॉन्फिडेंस आ गया। हेलो, हाँ, तो ये बोन्स तक का न्यूट्रिशन जो है ऑयल मसाज। Audio is very less. हेलो, अभी क्लियर Audio है is आपको? very less. Can you hold the mic near to the mouth? Yeah, it's near by mouth now. Yeah. Is it clear? Sound is clear now? Hello? Yeah, it's clear. Okay, fine. Thank you.
तो जो ऑयल मसाज होता है उससे क्या होता है, पहले स्किन का न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद वो मसल्स तक जाता है, मसल्स का न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद बोन्स तक का न्यूट्रिशन उसमें जाता है। मतलब बोन्स की जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोसेस है उसमें वो बेनिफिट देता है कि वो ना हो पाए। मतलब आजकल हमने अगर हमारा कोई भी ज्वाइंट घुमाया तो उससे आवाज आ जाता है कट कट करके। स्पेसिफिकली जिसको नी ज्वाइंट का पेन है उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा टाइम तक बैठे हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं तो आवाज आके खड़े हो जाते हैं हम, या तो पेन होके खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए ये तकलीफ ना हो इसके लिए हम अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग मीन्स तिल का तेल हम मंगा सकते हैं, वो गर्म करके बॉडी के हर पार्ट को लगा सकते हैं। तिल का ऑयल ऐसी चीज है कि वो हर एक को बेनिफिट देता है, किसी को वो नुकसान नहीं देता। इसके लिए तिल ऑयल ये हर एक की बॉडी को सूट होता है और ये हम डेली भी यूज कर सकते हैं। जो वर्किंग लोग हैं वो सैटरडे संडे यूज कर सकते हैं। तो ये मसाज जो है हम देखते हैं यूजुअली क्लिनिक में किया जाता है, बट आप घर पे भी करते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। और हम कभी बीमार ना हो पाए उसके लिए ये सबसे बड़ा ऑप्शन है ट्रीटमेंट्स में या तो डेली रूटीन में। हमारे सबसे पुराने एक डॉक्टर थे जो हमें पढ़ाते थे, जिन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी है, तो उनको 92 एज तक उन्होंने कभी अपनी स्टिक नहीं यूज की खड़ा रहने के लिए। वो खुद खड़ा रहते थे, खुद चलते थे, डेली रूटीन डेली करते थे। उनकी तरफ देख के लगता नहीं था कि वो 92 ईयर्स ओल्ड है। कोई कॉन्फ्रेंस में हमने उनको पूछा था कि सर इसका राज क्या है कि आपको आज तक ना चश्मा लगा है ना कुछ काटी पकड़ी है आपने, और 92 एज में भी आप लेक्चर दे रहे कॉन्फ्रेंस में, काफी ट्रैवलिंग करके भी। तो उन्होंने बोला था जब मैंने आयुर्वेद के कॉलेज को एडमिशन लिया और मुझे फर्स्ट लेसन ये पढ़ाया गया कि ऑयल का मसाज करना है और उसको अभ्यंग बोलते हैं, उसके सारे बेनिफिट्स है, उस दिन से आज तक मैं डेली तिल का तेल गर्म करके बॉडी को लगाता हूँ और बाद में गर्म पानी से नहाता हूँ। इसको बोलते हैं तपश्चर्या। तपश्चर्या मीन्स हमने अभी तक सिर्फ सीरियल में देखे हैं कि वो 2 साल तक 5 साल तक वो हिमालय में जाके तपश्चर्या करते हैं और फिर भगवान उनको प्रसन्न होता है, फिर वर देता है। इससे अच्छा इसको तपश्चर्या बोलते हैं जो आप खुद अपने लाइफ में अप्लाइड कर सकते हैं। तो ये रूल उन्होंने खुद के लिए बनाया और खुद के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया और खुद बेनिफिट भी लिए। 92 ईयर्स तक ना उनको स्पेक्ट लगा ना काठी की जरूरत पड़ी। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की और सबसे बड़ी तपश्चर्या भी है। तो ऐसी काफी बड़े बड़े छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको होल लाइफ तक आपको बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सरसाइज, व्यायाम। तो व्यायाम मतलब क्या, जो जब तक आपका स्वेटिंग होता है तब तक आपको व्यायाम मिनिमम करना है, उससे ज्यादा आपको थकान नहीं होती, वो लेवल तक आप कर सकते हैं। अभी हम योगा क्लास कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार में आपको वो पता होता ही होता है कि किसी को एक सेट में ही स्वेटिंग हो जाता है, किसी को 2 सेट में स्वेटिंग होता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे कि आपको लाइफ टाइम तक ये किसी तकलीफ ना दे। मतलब बॉडी के हर जॉइंट्स है वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, हर मसल्स होते हैं उसको भी फ्लेक्सिबल होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें योग देता है, एक्सरसाइज देता है। व्यायाम मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ जिम में ही जाना है तभी करना है, आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। काफी सारे एक्सरसाइज है जो घर पे रह के कर सकते हैं। हमारे ट्रेडिशन में पहले घर काम जो हाउस वाइफ होती थी वो झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, या तो पहले जो कुछ गिरनी नहीं थी तो घर पे ही उसको हर आटे का आटा बनाना जो है वो घर पे ही प्रोसेस होता था। तो उससे भी एक्सरसाइज होती थी। जो कुछ घी बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर दूध से हम कर्ड लगाते हैं, कर्ड से फिर लोनी निकालते हैं, लोनी के बाद हम घी बनाते हैं, तो उसमें भी काफी एक्सरसाइज होता है। तो ये सारी चीजें महिलाओं में घर पे ही एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी। आजकल ये सारा एक्सरसाइज मेड करती है और हम लोग घर पे देख सिर्फ टीवी देखते हैं या तो इंटरनेट यूज करते हैं। तो ये अच्छी चीज है कि हम अगर खुद के लिए 1 घंटा डेली निकालते हैं, सुबह योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, या तो घर पे रह के भी एक्सरसाइज कीजिए। मिनिमम 1 घंटा आप आपके लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपको लंबी लाइफ तक कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब सारे हॉस्पिटल का बिल आपका बच जाएगा। हम अपने खुद के लिए LIC निकालते हैं कि फ्यूचर में हमें किसी के पास पैसे के लिए हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े, मतलब किसी के पास से उधार मंगाने की जरूरत ना पड़े। सेम थिंग आप खुद के लिए 1 घंटा इन्वेस्ट कीजिए, जैसे LIC में इन्वेस्ट करते हैं वैसे, सिर्फ टाइम और एक्सरसाइज। तो आपको 50 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स के बाद, 70 ईयर्स के बाद जो कुछ हॉस्पिटल का खर्चा है वो सारा पहले से ही बच जाएगा। और हॉस्पिटल में खर्चा किया तो हम कुछ बड़ी बात की ऐसी बात नहीं है, बट आपकी बॉडी का जो नुकसान होता है वो हम पैसे में कभी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसलिए कम से कम 1 घंटा खुद के लिए निकालना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्णपुरन। कर्णपुरन मीन्स कान में आपके ऑयल छोड़ना है।
तो हमें कोकोनट ऑयल तो हर एक के घर में होता है, कम से कम 2 बूंद एक कान में डालना है, 10 मिनट वैसे ही सोना है, बाद में दूसरे कान में 2 बूंद डालना है। ऐसे अगर आप डेली करते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ है। नहीं पॉसिबल है तो कम से कम हफ्ते में 2 बार, 1 बार ये करना जरूरी है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? जो हमारा कान होता है वहाँ से श्रवण इंद्रिय होता है, तो हम जो कुछ सुनते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये सारी प्रोसेस कान के अंदर ही होती है। तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब हम जैसे गाड़ी या साइकिल को ऑयलिंग करते हैं तभी उसके व्हील जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही हमारे कान में जो श्रवण यंत्र होता है उसको ऑयलिंग किया तो हमें और ज्यादा अच्छे से हम सुन पाते हैं। या तो ज्यादा बुढ़ापे में भी कुछ लोगों को सुना ही नहीं देता है, मतलब आफ्टर 50 ये मेंटेनेंस निकलता ही है। तो ये ना निकले इसके लिए ये प्रिकॉशन है कि आपको कान में ऑयल डालना है। ऑयल जब हम नहाते हैं तो ऑयल पोंछ के ही नहाना है, अदरवाइज अंदर क्या होता है, ऑयल और पानी अंदर जाता है तो इन्फेक्शन बनाता है। और काफी एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आप कान में पानी गया है इसके लिए आपको इन्फेक्शन हो गया है। फिर हम डर जाते हैं, अरे हमने कहीं गलत तो नहीं किया। एक्चुअली अगर कान में आपने ऑयल डाल दिया, 10 मिनट रखा, 10 मिनट के बाद आप कॉटन डाल के या तो कपड़ा डाल के पोंछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद नहाना है, नहाने से वो सारा वॉश आउट हो जाता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रिकॉशन लेके हमें अपना फिटनेस बनाया रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पादाभ्यंग। पादाभ्यंग मीन्स क्या होता है? फुट मसाज। बहुत सिंपल थिंग है ये। आपको हर एक को पता होगा, देसी घी जो है, गाय का काऊ घी जो है, आपको सोते समय दोनों पैर आपको तलवे जो है पैर के वो साफ करने हैं, मतलब वाटर से वॉश करना है, टॉवेल से पोंछ लेना है, और वो काऊ वाला घी जो है वो हाथ से मसाज करना है दोनों पैरों के तलवे को। इसको पादाभ्यंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर आपके घर में कांस्य धातु का कोई कटोरा है तो उससे भी आप मसाज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने बॉडी की सारी हीट जो है वो कांस्य धातु बाहर निकालता है, तो वो खुद कटोरा जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, सारी हीट बाहर चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी न्यूट्रिशन में आ जाती है। मतलब आपकी आंखों को जो दिन भर थकान होती है वो सारी रिलीज हो जाती है। बॉडी की सारी थकान इसी छोटे से ट्रीटमेंट से चली जाती है। आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। जिस दिन आप ज्यादा थक गए होगे, जो लोग वर्किंग है, जिन्होंने ओवर टाइम कर लिया और बहुत थकान हो गई, या तो मैं कुछ ट्रैवलिंग करके आया हूँ 300-400 किलोमीटर, और रात में सोते समय मैंने काऊ का घी अप्लाई कर लिया खुद के पैरों को, तो सुबह आप फील करके मुझे बोल दीजिए कि कैसे बेनिफिट मिलता है। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, बहुत काम आपको फील होगा। उसके बाद सुबह इतना फ्रेश उठेंगे कि आपको कल का एग्जर्शन कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कल मैंने इतना भागदौड़ किया था, ऐसे आपको याद भी नहीं आएगा। इतना फ्रेश ये पादाभ्यंग ट्रीटमेंट से होता है। ये घरेलू उपाय है और आप आराम से कर सकते हैं। या तो आप पेपर पे लिख लीजिए, छोटे छोटे नोट्स है, पेन और कागज साथ में रखिए, और ये आपको डेली फॉलो करने जैसी चीजें हैं, तो इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड इज डाइट, आहार। आहार मीन्स क्या? तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको हम आहार बोलते हैं। तो जाठराग्नि मीन्स क्या होता है? हमारा भूख, उसका रेशियो हर एक में अलग अलग होता है। किसी को दिन भर कुछ ना खाया तो भी भूख नहीं लगती है, किसी को हर 1 घंटे बाद भूख लगती है, किसी को 4 घंटे बाद लगती है। तो हर एक के बॉडी पोस्चर के या तो बॉडी टेक्सचर के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है ड्यूरेशन। तो जो लोग ज्यादा स्थूल है, ओबेस है, उनमें खाने का रेशियो ज्यादा होता है। उसका कॉज ऐसे है कि हम जब उनको एक्सरसाइज का सलाह देते हैं, वो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से स्वेटिंग होता है और भूख बढ़ जाता है। भूख बढ़ने से और खाना ज्यादा हजम हो जाता है, और खाना ज्यादा खाने से और वेट गेन हो जाता है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन है वो ऐसे खाना खाना है कि जिससे आपकी भूख भी कम हो जाएगी, या तो भूख का भी शमन हो जाएगा और वेट गेन ना हो। ऐसे काफी चीजें हैं आहार में। जैसे कि साड़ी की लाही बोलते हैं हम, लक्ष्मी पूजन को दिवाली के वक्त तो पूजे में रखते हैं, चुरमुरे जैसे आता है, उसको मराठी में साड़ीच्या लाह्या म्हणतात त्याला, हिंदी में साड़ी की लाही आप बोल सकते हैं। एक राइस आता है अलग टाइप का, उसको उससे वो बनाते हैं, तो उसको साड़ी की लाई बोलते हैं। ये आप दिन भर साथ में रखिए, जिनका बैठे काम है और जिनका वेट ज्यादा है और वेट कम करने की उनकी इच्छा है, तो जब भी भूख लगती है तब यही खाना खाना है उनको, साड़ी की लाही चुरमुरे जैसा। नॉर्मल चुरमुरे अलग होते हैं, उसका कोई मेडिकेटेड बेनिफिट नहीं होता है। सिर्फ यही एक चीज है जो आपको वेट कम करने के लिए बेनिफिट देती है। सेकेंड थिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंगली आप हमारा डाइट कैसे होना चाहिए। आयुर्वेद में 3 प्रकृति दी है, वात की, पित्त की, कफ की। वात मतलब क्या होता है? जिसमें ड्राइनेस बॉडी में ज्यादा होता है हमेशा के लिए, तो वात प्रकृति के इसमें जाता है। उसके काफी सारे प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंगली हम एग्जाम करके सिम्टम्स के इससे उनको बोलते हैं कि आपकी वात प्रकृति है। पित्त में थोड़ा उष्णता या तो हीट का रेशियो ज्यादा होता है,
जिसमें हीट की कंप्लेन है उसमें वो पित्त का रेशो ज्यादा होता है। कफ जो होता है वो थोड़ा आलसी होता है, मतलब घर में हम बोलते हैं अरे ये लड़का बहुत आलसी है, उठता ही नहीं है, तो बहुत स्लो काम करता है, हर एक चीज में वो टाइम लगा के काम करता है, वो बॉडी टेक्सचर होता है, वो कफ का होता है। थर्ड पॉइंट है एज के अकॉर्डिंगली हमारा डाइट कैसा रहे। जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़े थोड़े वक्त में हमें खाना देना जरूरी है, क्योंकि उनका बॉडी जो है वो ग्रोइंग एज में होता है, तो उनके न्यूट्रिशन के लिए उनकी एक्टिविटीज भी ज़्यादा होती है, तो न्यूट्रिशन के लिए थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशनल डाइट देना है उनको। सेकंड जो है मिडल एज में क्या होता है, हम भागदौड़ ज़्यादा करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, कुछ लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी काम होता है, तो इन लेवल में हमें मिडल डाइट होना चाहिए। मतलब खाना ऐसे हो कि हमें थोड़ा सा जगह छोड़ के ही खाना खत्म करना है। मतलब हम जब स्वीट डिश लेते हैं तो खाने के आखिरी में लेते हैं, ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर हम होटल में जाते हैं या तो घर में भी, जो स्वीट डिश है वो सबसे आखिरी खाते हैं। आयुर्वेद उल्टा कहता है, जब आपको खाना खाना है तो बहुत भूख लगी होती है, तो ऐसे चीज में आपने स्वीट डिश पहले लेनी है, क्योंकि वो डाइजेशन में हेवी होती है। जो जो चीजें स्वीट है वो पहले खानी है, इंक्लूडिंग आप अगर गुलाब जामुन या तो रसगुल्ला ऐसे कुछ खाते हो तो फर्स्टली उसको चॉइस दीजिए खाने में। जो आपकी भूख है वो उसको पहले डाइजेस्ट करेगी, क्योंकि वो ज़्यादा रेशो में होती है भूख, तो पहले उसको अटैक करेगी और जल्दी से डाइजेस्ट करेगी। उसके बाद बाकी का डाइट आपको खाना खाना है और थोड़ा भूख रहने देना है। इसका लॉजिक ऐसे है कि आपको डाइजेशन के इश्यूज ना हो, ऐसे आयुर्वेद ने कहा है। तो ऐसे बहुत आज अच्छा खाना है, मतलब मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है और मैंने बहुत खा लिया कि मैं अभी 2 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, ये टेंडेंसी बहुत गलत है। जो भी चीज आपको पसंद की हो ना पसंद की हो, थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए, इतना ही खाना लेना है, चाहे वो आपके पसंदी का हो या ना हो। इससे आप आपकी डाइजेशन प्रोसेस नॉर्मल रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, लास्ट जो एज ग्रुप आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में खाना कैसे होना चाहिए, जैसे बच्चों को है वैसे ही ओल्ड एज में होता है। थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े टाइम में लेना है, क्योंकि बच्चों का और ओल्ड एज का इम्यूनिटी कम होता है हमेशा। इसीलिए ओल्ड एज में सारे काफी इन्फेक्शन है वो जल्दी से हो जाते हैं रेनी सीजन में। तो ओल्ड एज में डाइजेशन वीक हो जाता है। वीक होने के कारण हम खाना जो है वो स्लो डाइजेस्ट होता है। और खाने का एक टाइम है स्पेसिफिकली, जब हमारा सूरज सबसे पहले मैं सूर्योदय की बात करता हूँ, सूर्य आता है तब आपको ये सारा एक्सरसाइज होने के बाद, नहाने के बाद स्टेप्स आ जाती है। तो मिल्क लेना है सुबह 8 बजे, 8 o'clock। लोग क्या करते हैं, 10 बजे 11 बजे अपना दूध पीते हैं, या तो ब्रेकफास्ट जो है वो 10 बजे 11 बजे करते हैं, दोपहर का खाना 3 बजे करते हैं, रात का खाना 11 बजे करते हैं, रात वाला 11। तो ये सारा सारा ही लेट लेट हो जाता है, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ डिसीज होके वो डॉक्टर के पास दवाई के लिए आ जाते हैं। इससे अच्छा आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, आप सुबह 8 बजे दूध ले लीजिए, नाश्ता लीजिए थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। 1 बजे आपको प्रॉपर लंच लेना है, हेवी लेना है, क्योंकि हमारी दिन में एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो दिन में आपने हेवी डाइट ले लिया तो वो डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इवनिंग में 4 बजे आपने दूध ले लिया, थोड़ा सा स्नैक ले लिया, अगर भूख लगती है, तो नहीं लगती है तो आप सिर्फ मिल्क ले सकते हैं। 7 o'clock या मैक्सिमम 7:30 आपका डिनर खत्म होना चाहिए। आइडियली सूर्यास्त के वक्त जो आदमी खाना खाता है वो कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखता है, ऐसे एक कहावत है और ये ट्रू है। जैन धर्म में एक रीति है कि सूर्योदय से पहले खाना खाना है। इसका मेडिकेटेड कॉज है, मतलब शास्त्रीय रीजन है इसमें। सूर्य ढलने के बाद हमारी डाइजेशन प्रोसेस होती है, वो स्लो काम करती है। अल्टीमेटली जो भी खाना खाते हैं उसका प्रोसेस स्लो, धीरे 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 वो डाइजेस्ट होता है। इसीलिए हमें खाना जल्दी खाना है और रात में 10 बजे सोना है। काफी लोग मोबाइल पे टीवी देखते वक्त रात को 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, अच्छा मूवी लग जाता है तो 2-2 बजे तक लोग जागते हैं। ये अननेसेसरी की चीज है। आप खुद आपके बीमारी को बुला रहे हैं, ऐसे इसका मीनिंग होता है। अगर आपको फिट रहना है तो जल्दी खाना खाना है, रात को 10 बजे तक सो जाना है, सुबह आप कितने भी बजे जल्दी उठ जाइए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। आपकी नींद कम से कम 8 घंटा होना चाहिए, 7 आवर होते हैं मिनिमम। आजकल लोग ज्यादा सोते हैं इसलिए वो 8 आवर्स तक जाता है। तो ये ऐसी चीज है खाना जो वक्त पे खाना है और न्यूट्रिशनल फूड लेना है। नेक्स्ट जो है, जो आपका डेली रूटीन है, कामाच्या स्वरूपानुसार आहार कसा असावा, मतलब आप काम क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको खाना कैसे लेना है। अगर आपका सिटिंग वर्क है तो खाना कम ही लेना है, क्योंकि आपके बॉडी को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, इसके लिए आपको कम ही खाना खाना है अगर आपका सिटिंग वर्क है। जिनका अगर हेवी वर्क है कि खुद की बॉडी एक्सरसाइज हो रही है, मतलब लेबर काम जो है, उन्होंने खाना हेवी लेना है नो डाउट, क्योंकि उनके बॉडी की वो रिक्वायरमेंट्स है। तो प्रोटीन वाला जो
डाइट है वो हेवी वर्कआउट जो करते हैं उनको ज़्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं हम। पत्ते और अपत्य मीन्स क्या? अभी काफी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर आयुर्वेद की तरफ आए ना, काफी आप रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। फिर खाना क्या है? इसमें तो हमारा जो रुचि वाला है वो सारा ही बंद कर दिया आपने। आइडियली डॉक्टर जो भी कुछ खाना बंद करते हैं, अवॉइड करते हैं, वो सारे आपकी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए सलाह होती है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट डॉक्टर को ही होता है, ये ध्यान में रखिए। अगर डॉक्टर का खर्चा कम करना है तो इसके लिए डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आपका डिसीज जल्दी रिकवर हो जाता है और पैसे में भी आप बचत कर सकते हैं। तो पत्ते मीन्स क्या? जो खाना अच्छा है सबके लिए, वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट दिया है। जो ओबेज लोगों को बोला था साड़ी ची लाया है, यहाँ पे भी आ गया। तो ये जो है साड़ी की लाई, ये सब के लिए हेल्दी होती है। कोकोनट वाटर है, मिल्क है, लोनी है। अभी काफी लोग लोनी में मिक्स कर देते हैं कि लोनी मीन्स बटर। बटर मतलब जो हम बाहर से लाते हैं डेयरी से, वो वाला बटर नहीं, या तो अमूल का बटर आता है वो वाला नहीं। घर पे आपने दूध लगाया, उस दूध के बाद हम कर्ड लगाते हैं, कर्ड के बाद उसका ताक बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, छाछ के बाद हम लोनी निकालते हैं, लोनी के बाद घी निकालते हैं। आइडियली ये प्रोसेस से घी तक की प्रोसेस होती है। तो इन सब में प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे मिलते हैं जो बॉडी आपको न्यूट्रिशन दे सकती है। तो इसको लोनी बोलते हैं, जो हम छाछ के बाद निकालते हैं। उसके बाद मूंग दाल, मूंग दाल सबके लिए हेल्दी होती है बेसिकली, ये सबसे अच्छी दाल होती है। देन गेहूं की रोटी है, ज्वारी की भाकर है, लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट वेजिटेबल्स है, सारे कटधान्य है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है। ये सारी हेल्दी चीजें जो सारी लोग खा सकते हैं। उसके बाद अपत्य मीन्स जो चीजें नहीं खानी है, तो ये सबके लिए नहीं होता है। मैंने वी लिखा है, वी मीन्स वात प्रकृति के लोगों जिनमें ड्राइनेस ज्यादा है, उन्होंने ड्राई फूड नहीं खाना है, उससे उनकी बॉडी को हार्म होता है। जैसे कि कटधान्य जो है वो सारे ड्राइनेस में आ जाते हैं, वो उन्होंने लिमिटेड खाने हैं, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने हैं या बार बार नहीं लेने हैं। सेकंड इज पी लिखा है, पी मीन्स पित्त बढ़ता है, जिसकी बॉडी प्रकृति हीट वाली है, उन्होंने फर्मेंटेड कुछ नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, ज्यादा तीखा नहीं खाना है। ये सारी चीजें पित्त में वर्ज्य होती है, अवॉइड करनी पड़ती है। उसके बाद के लिखा है, के मीन्स कफ वाली जो प्रकृति है, वो जो स्लो लोग होते हैं उनके लिए ये चीजें बंद करनी है। जो स्टेल फूड होता है, बासी खाना नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, कर्ड नहीं लेना है, साबुदाना नहीं लेना है। साबुदाना और एक उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जो जो महिलाएं हैं, महिलाओं में क्या होता है कि इसका फास्ट होता है तो साबुदाने पे ज्यादा जाती है। तो साबुदाने से क्या होगा, अपने डाइजेशन प्रोसेस को रिलैक्स देने के लिए हम फास्ट रखते हैं। साबुदाना डाइजेशन में सबसे हेवी है, उससे डाइजेशन प्रोसेस में ज्यादा लोड आ जाता है, तो हमारा फास्ट का जो पर्पज है वो सारा बाजू में हो जाता है। और ये स्टिकी होता है जो डाइजेशन से के बाद भी कफ बढ़ाता है। तो ये हमें बेनिफिट देने की जगह पे लॉस ज्यादा करता है बॉडी का। तो जब जब फास्ट है तब आप राजगीरा यूज कर सकते हैं, उसके लड्डू मिलते हैं, चिक्की मिलती है, राजगीरा सबसे अच्छा है। उसके बाद वरी का तांदूल बोलते हैं, वरी का राइस, वो भी ज्यादा डाइजेशन में हल्का होता है, वो फास्ट में यूज हो सकता है। और बाकी फ्रूट्स है, फ्रूट्स कोई भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं। और दिन भर पानी पीना है, आपके में जो कुछ डाइजेशन की हेवीनेस से जो कुछ अभी तक की तकलीफ है वो सारी रिलीज हो जाएगी। दिन भर गर्म पानी पीते हैं तो फास्ट का एक्चुअली बेनिफिट भी मिलता है। अभी आगे वाला पोर्शन है एसिडिटी। हेलो, आवाज आ रही है? अभी तो सर ने हमें पूरा डाइट और जो विहार है, मतलब हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, इस बारे में पूरा डिटेल हमें बता दिया। तो इस बात से हमें एक बात पता चली है कि हम क्या गलती करते हैं जनरली। हमारी टेंडेंसी क्या होती है जब हम बीमार होते हैं, तो उसके बाद हमारी आंखें खुल जाती है, हम सोचते हैं कि अरे ये कुछ तो गलत हुआ, अब मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, अब मुझे डाइट करना चाहिए, अब मुझे ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर ये जो टेंडेंसी है ये हमें छोड़ देनी है। हमें क्या करना है, हम किस चीज के लिए जागरूक होने चाहिए, तो मैं बीमार ही ना पड़ूं, इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। हर एक की लाइफ का ये एम होना चाहिए। जैसे सर ने बताया 92 ईयर ओल्ड जो हमारे गुरु थे उनके बारे में, तो हाँ, मैं जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मैं हूँ, जीवित हूँ, तब तक मेरे हर जो अवयव है, जो मेरे सेंस ऑर्गन्स है, जो मेरे हाथ पैर है, ये सब चीजें अपने आप अच्छे से चलनी चाहिए। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी लाइफ का टारगेट होना चाहिए। तो इसके बारे में आयुर्वेद बहुत ज्यादा, जो डाइट और जो हमारा विहार है, पंचकर्म है, उसके बारे में
ये तो हमने ब्रीफ में ले लिया टाइम की वजह से, पर ये बहुत ज़्यादा हमें गाइड करता है। तो हमें जितने भी उसके बारे में जानकारी मिल सकती है वो पाने के लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। अब हम आगे डिटेल में जाएँगे, थोड़ा अम्ल पित्त 2-3 जो डिज़ीज़ है जो बहुत कॉमनली हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें अम्ल पित्त को लिया है क्योंकि अगर आप देखते हैं तो 10 में से 8 लोगों को ये कंप्लेंट होती है। कुछ-कुछ लोगों में लक्षण अलग-अलग होते हैं, जिसमें अम्ल पित्त के नाम से आपको पता चलेगा इसमें ये पित्त की बीमारी है और इसमें पित्त की अम्लता मतलब जो खट्टापन होता है वो बढ़ता है। तो इसका टिपिकल लक्षण जो होता है वो है छाती में जलन होती है, पेट में जलन होती है, हाथ-पैरों में जलन होती है, आँखों में जलन होती है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है या जैसे तलवों में जलन होती है, नाक में धुआँ जैसा आता है। तो इस तरह की सब जो जलन वाली सिम्पटम्स है ये इसमें आती है। तो ये जो है कभी न कभी हम हर किसी ने इसको महसूस किया है। कभी-कभी ये शॉर्ट टर्म होता है, कभी-कभी ये लॉन्ग टर्म होता है। तो इसे अम्लपित्त बोलते हैं। ये जनरल कंप्लेंट मैंने देखा है आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। तो महिलाओं में ये क्यों होती है? क्योंकि इसके कारण अगर आप देखेंगे तो इसके जो कारण है हरी, वरी एंड करी, तो ये इसके 3 प्रमुख कारण हैं। हरी मतलब हम जो वर्किंग महिलाएँ होती हैं उनके बारे में देखते हैं, उनको घर का भी काम-काज निपटाना पड़ता है, ऑफ़िस में भी जाना पड़ता है, टाइम पे पहुँचना पड़ता है। तो ये जो जल्दी होती है, उसमें उनका खाना खाने के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाती। तो इतनी जल्दी-जल्दी में खाना खाते हैं, जैसे हम खाना ठूँसते हैं अपनी स्टमक में, तो ये जो है ये एसिडिटी का मेन कारण है। खाना जो है हम बोलते हैं कि एक घास बत्तीस वेळा चावून खाल्ला पाहिजे, मतलब धीरे-धीरे चबा के अब हम जब उसे खाते हैं, तो ये कोई डिज़ीज़ नहीं करता, एसिडिटी नहीं करता, ये नॉर्मली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो गृहिणी होती है, जो हाउसवाइफ्स होती है, उनके बारे में हम एक चीज़ हमेशा ऑब्ज़र्व करते हैं कि अ, उनके पास टाइम तो होता है, पर जो है सुबह उठते ही क्या करते हैं, पहली गलती तो हम करते हैं कि खाली पेट हम चाय पी लेते हैं। जब हम खाली पेट चाय पीते हैं या फिर ना बिना दूध वाली कोरी जो चाय होती है या कॉफ़ी होती है या उसमें नींबू निचोड़ के इस तरह से हम चाय पीते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। चाय पीने का सही तरीका ये है कि ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद चाय पीनी चाहिए। अगर आपको उठते ही कुछ पीना है तो गरम दूध आपको पीना चाहिए, ये एसिडिटी नहीं करता। उसके बाद टिफ़िन बनाना होता है, उसके बाद पानी आता है, उसके बाद काम वाली आती है। ऐसा करते-करते ये जो भी हाउसवाइफ़्स है, ये दोपहर के 2-3 बजे के बाद खाना खाते हैं। ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ी-बड़ी गैप हो जाती है फूड में। सर ने हमें डिटेल में बताया कि खाना कितने बजे खाना चाहिए, ब्रेकफ़ास्ट कितने बजे करना चाहिए। तो ये अगर हम फ़ॉलो करते हैं, तो ये हरी-भरी ये जो रीज़न्स है एसिडिटी के, ये हम दूर कर सकते हैं। और करी मतलब जो स्पाइसेस है, ज़्यादा गरम मसाला जो खाते हैं, जो तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें एसिडिटी की कंप्लेंट बहुत कॉमनली देखी जाती है। दही भी उसका कारण है। दही जो खाना है, दही खाना नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर जो साइंटिफिक जो शास्त्रीय तरीके हैं उसके जो रात को नहीं खाना है, उसमें पानी मिला के उसका छाछ बना के अगर हम दही का सेवन करते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम अपना डाइट रखते हैं, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। महिलाओं में बासी खाना खाने का जो रात का बचा हुआ होता है, वो ब्रेकफ़ास्ट में लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना चाहिए। जैसे सर ने हमें बताया अगर हम क्या हमारी मन में गिल्ट होती है कि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। पर रात को अगर हम थोड़ा कम खाना खाते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, उसमें शरीर का कोई नुकसान नहीं है। पर रात का बचा हुआ अगर हम दूसरे दिन फ्राई करके ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो इससे एसिडिटी तो होगी ही, उसके बाद जॉइंट पेन की कंप्लेंट्स होती है, डाइजेशन की कंप्लेंट्स होती है और जब हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है तो हम काफ़ी सारे जो व्याधि है उनको निमंत्रण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो अम्ल पित्त का एक मेन जो और रीज़न है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, ये तो शारीरिक या आहार के हेतु हो गए, पर स्ट्रेस ये बहुत बड़ा एक उसमें कारण है। जो भी हमारे लोग होते हैं, जो काम करते हैं ऑफ़िस में, तो बॉस की टेंशन होती है, घर पे भी हमारे जो भाई है उनको बीवियों की टेंशन होती है, तो टेंशन की ही लाइफ़ है। लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ़ में टेंशन नहीं है। तो ये स्ट्रेस का और बहुत सारी व्याधियों का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कोई भी व्याधि सिर्फ शारीरिक नहीं होता, उसमें मन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम अभी सर के साथ विश्वनाथ सर के साथ जो मेडिटेशन करते हैं, ये स्ट्रेस बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। उसके बाद आपके जो हॉबीज होते हैं ये भी बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर काम करते हैं, घर में जो बच्चे होते हैं ये भी बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। तो और हमारा जो फैमिली टाइम होता है ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। तो ये सब चीज़ों से हम अगर अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है।
अभी इसमें हम थोड़ा ट्रीटमेंट में जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो व्याधि है उसकी ट्रीटमेंट अगर हम पंचकर्म से करते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आयुर्वेद के बारे में ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आयुर्वेद से बहुत देर से रिजल्ट आता है, हमें बहुत दिन तक दवा लेनी पड़ती है, बहुत कड़वी दवा लेनी पड़ती है, और जल्दी अगर हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो हम आयुर्वेद की तरफ नहीं जा सकते। पर ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं है। जब हम पंचकर्म से कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं और प्रॉपरली दवा लेते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, सब तरफ से अब जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट इसमें देखे जाते हैं। अभी विरेचन जो पंचकर्म है इसमें मेडिकेटेड लूज मोशंस होता है, मतलब शास्त्रीय तरीके से हम लूज मोशंस करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। पंचकर्म के लिए आपको कभी भी एडमिट होने की जरूरत नहीं है, पंचकर्म के लिए आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। हम तो जो अपने पेशेंट्स है उनको जब उनका वीकली हॉलीडे होता है, लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी होती है या थर्सडे छुट्टी होती है, तो उस दिन का इस्तेमाल हम पंचकर्म के लिए करते हैं, और बहुत इजीली अपना जो रूटीन होता है उसको फॉलो करते करते हम बहुत इजीली पंचकर्म कर सकते हैं। विरेचन मतलब जो भी ये पित्त बड़ा है, जो अम्ल पित्त हम बोल रहे हैं, हाइपर एसिडिटी बोल रहे हैं, तो इस पित्त को हम जुलाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हम जो बोलते हैं कि ना रहेगी जड़ ना रहेगा बीमारी, मतलब जो जड़ है बीमारी का जो कारण है उसको हम निकाल रहे हैं शरीर से, तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके बाद साल 2 साल तक आपको एसिडिटी की कंप्लेंट नहीं होगी। अभी घर में हम काफी सारी चीजें बनाते हैं, जैसे मोरावड़ा बहुत कॉमन है। हमारी महिलाएं जो है, गृहिणी जो है, वो घर पे मोरावड़ा बनाती है, गुलकंद बनाती है। ये एसिडिटी के लिए, इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप सुबह उठते ही दूध लेने से पहले अगर एक मोरावड़ा खाते हो तो बहुत अच्छा है। या गुलकंद, ये बच्चों को भी बहुत पसंद है, प्रवायुक्त गुलकंद बाजार में मिलता है। कोकम का शरबत है, आंवले का जूस है, गुलाब के शरबत है, बाड़ा जो है, बाड़ा तो हमें मंडी में भी मिलता है, वो पानी में अगर हम डालते हैं तो ये बहुत अच्छा है। जीरा होता है, धनिया होता है, ये सब हमारे घर में उपलब्ध है। ये सब हमारे घर की जो हमारे किचन का पार्ट है, ये सब चीजें हम इसमें ले सकते हैं। तो इसके बाद संधिवात का जो संधिवात तो हर एक को एक बार तो महसूस हुआ होगा अब तक। इसका मतलब जॉइंट पेन। जॉइंट पेन में दो तरीके से जॉइंट पेन होता है। एक संधिवात जो होता है वो अपने बॉडी के जो बोन्स होते हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब उसका घर्षण होके जो डिसीज होता है उसको संधिवात बोलते हैं, जिसमें अपने बॉडी का ऑस्टियोपोरोसिस का रेशियो बढ़ जाता है। तो इसका रीजन जो होता है वो ज्यादा भागदौड़ होना, या तो कभी ऑयल अपने बॉडी में ना लेना, मतलब आजकल लोग घी नहीं लेते, देसी घी। उसका रीजन है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अगर आप गाय का घी लेते हैं देसी वाला, अच्छे से बनाया हुआ, घर पे बनाया हुआ, तो उससे 1% भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, रिसर्च से प्रूवन है। अगर आप गूगल करते हैं तो सारे कंट्रीज में इसका रिसर्च हो चुका है। अगर काऊ वाला घी अच्छे तरीके से बनाया हुआ इथिकल आप यूज करते हैं तो उसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, उसके सारे बेनिफिट्स ही है। सेकंड जो होता है आमवात। आमवात मीन्स क्या होता है, सारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होता है। या तो एक जॉइंट को स्वेलिंग होता है आज के दिन, 2 दिन बाद दूसरे जॉइंट को होता है, वो सर्कुलेट होता है स्वेलिंग, तीसरे 2 दिन बाद वो तीसरे जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो इसको आमवात बोलते हैं। जिसमें एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, बट स्वेलिंग की प्रोसेस है वो सारे जॉइंट को स्टिफ बना देता है। तो डेली का रूटीन है वो उसमें हो नहीं पाता, फिर पेन होता है, और बाकी चीजें घूमना है तो भी वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, लॉक हो जाता है। तो जो सिम्टम्स है वो जो है संधिवात ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें एक्चुअली दो जॉइंट में आवाज आ जाता है, दो बोन्स में आवाज आ जाता है, मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन होता है और हमारा लॉक हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में जो होता है मसाज है, स्टीम बाथ है, जो मैंने पहले भी बोला है। ऑयल अपने बॉडी में जाना चाहिए मसाज से, सारे जॉइंट्स को उससे न्यूट्रिशन मिलता है, बोन्स को मिलता है, मसल्स को मिलता है, और वो स्टिफनेस दूर हो जाता है। और बस्ती जो है, बस्ती मीन्स मेडिकेटेड एनिमा। तो ये एनिमा नॉर्मली महिलाओं ने देखा होगा, डिलीवरी के वक्त एनिमा सोप वाटर का देते हैं। आयुर्वेद में उल्टा होता है, आयुर्वेद में कुछ दवाई वाले ऑयल्स होते हैं जिसका एनिमा हम दे सकते हैं, जिससे आपके बॉडी के ज्वाइंट में ऑयल पहुंचता है। सेकंड कषाय का एनिमा होता है, तो वो तुरंत ही बाहर आ जाता है मोशन से। उससे बॉडी का अंदर जो है वो सारे जॉइंट्स तक भी न्यूट्रिशन देता है, और बॉडी को हल्का बनाने में ज्यादा बेनिफिट देता है कषाय बस्ती। उसके बाद जानू बस्ती मीन्स क्या होता है, घुटने में हम एक फोटोग्राफ में देख हम एक
सर आवाज नहीं आ रहा है। एक 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या हो ठीक। रहा है। एक जी 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ। जी ठीक है। हा डॉक्टर तुमचं नाही नेटचा थोडासा प्रॉब्लेम होता. हा तुम्ही कनेक्ट झाले का? हा चला ठीक आहे, मी अनम्यूट करतोय तुम्हाला. हा हा हा, सुरू करा डॉक्टर. हाँ, तो हम जॉइंट पेन पे थे। इसमें जो घरगुती डाइट है, अखरोट है, डिंक है, तिल है, जवस है, ये हम खा सकते हैं जिससे हमारे बोन्स को न्यूट्रिशन मिलता है। और जो मैंने पहले बोला कि जिस ऑस्टियोपोरोसिस वाला जॉइंट पेन है उसमें आप मसाज कर सकते हैं, बट आमवात स्वेलिंग वाला जो जॉइंट पेन है उसमें मसाज रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें नहीं करना है, नहीं तो डिसीज बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है। तो ये घरगुती ऑप्शन है। और जो आमवात होता है, जो स्वेलिंग वाला जॉइंट पेन है, उसमें आप घरगुती सूंठ, पता है हर एक को, सूंठ पानी में डाल के उबालना है और वही पानी दिन भर पीना है, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर का स्वेलिंग कम हो जाता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो कफ वाला डिसीज। कफ मीन्स क्या होता है, घर में एलर्जी होती है काफी बच्चों में, या तो बड़ों में भी होती है। छींके आना सुबह उठने के बाद, या नाक से पानी आना, या तो कफिंग होना, या तो कुछ लोगों को नाक के अंदर का जो बोन होता है उसका ग्रोथ हो जाता है, फिर ऑपरेशन करके उसको नॉर्मल करते हैं, उसको डीएनएस बोलते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो इसमें बार बार सर्दी होना, जुकाम होना, ये कॉमन सिम्टम्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो 2-3 रीजन से होता है। जो कफ वाली चीजें है वो खाने से बढ़ जाती है कंप्लेंट्स। ये सारी कंप्लेंट्स में डाइट में कॉमन आपको बोल देता हूँ जो आपको नहीं खाना है। बनाना है, एप्पल है, सीताफल है, रामफल है, ये सारी फ्रूट्स तीखी होती है, बॉडी में कफ बढ़ाती है, ये नहीं लेनी है आपको। कर्ड है, कर्ड भी बॉडी के अंदर का कफ बढ़ाता है। आइसक्रीम है, या तो कोल्ड पानी, जो कोल्ड वाटर पीते हैं फ्रीज का, वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं लेना है। या तो कोल्ड एयर जो आता है, मतलब ठंडी हवा है, इससे भी ये सारी चीजें तकलीफ बढ़ जाती है। हेरिडिटरी भी एक कॉज है इसमें, घर में अगर किसी को है तो वो नीचे की लोगों में भी आ जाता है, बच्चों में भी हो जाता है। तो घरगुती ऑप्शन जो होता है उसमें स्टीम लेना एक हो जाता है, वाफ ले सकते हैं आप। उसके बाद दिन भर गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से कफ की टेंडेंसी बॉडी के अंदर की कम हो जाती है। उसके बाद एक धूपन होता है आयुर्वेद में, वेखंड का पाउडर हर एक को पता होगा, या तो मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाता है। वेखंड करके एक वनस्पति है, वचा संस्कृत में बोलते हैं, मराठी में वेखंड बोलते हैं। तो ये जो पाउडर है वो चम्मच गर्म कर दिया आपने और वो पाउडर डाल के धुआं रूम में फैला दिया, या तो उसका धुआं आपने नाक से अंदर ले लिया ब्रीदिंग के वक्त, तो ये बॉडी के अंदर का कफ कम करता है, या तो एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो कंप्लेन कम करता है। अभी के इसमें कोविड में ये सिम्टम कॉमन है कि रेस्पिरेटरी डिसीज तुरंत हो जाता है उसमें, मतलब सारी जो सिम्टम्स है वो रेस्पिरेटरी दिखती है, सर्दी होना, जुकाम होना। तो ये हमें थोड़ा सा रेनी सीजन में भी कॉमन है, और कोविड का भी थोड़ा सा हमें डर है। तो ये जो चीज़ है बच्चों में, एडल्ट में, धूपन जो ट्रीटमेंट है, मतलब ये वेखंड का पाउडर हमने जला दिया और उसका धुआं रूम में कर लिया, तो ये पूरी रूम आपको डिसइंफेक्शन करती है, या तो ऐसे इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोक देता है। तो ये घरेलू ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। बाकी और ऑप्शन बेनिफिट देने वाला है, दिन में सोना नहीं है, डस्ट या तो कोई स्मोक है उससे हमें दूर रहना है जिससे एलर्जी हो सकती है। और नाक में काऊ वाला घी 2-2 ड्रॉप डालना है सुबह एम्प्टी स्टमक, सुबह उठने के बाद। या तो वचा तेल करके एक ऑयल आता है मेडिकेटेड, तो हमेशा जो जुकाम होते हैं उन लोगों में ज़्यादा बेनिफिट देता है। और नीचे वाला जो डाइट है वो सारा रेस्ट्रिक्ट करना है, कर्ड है, साबुदाना है, बनाना है, एप्पल है, सीताफल है, रामफल है। तो ये सारी कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं जो आपको नहीं खानी है। इससे और ऑप्शन, तुलसी के पत्ते हर एक को पता होता है, तुलसी के 4 पान ले लिए आपने, पत्ते 4 पत्ते 1 कप पानी में उबाल लिया, उसको आधा कप बचा के रखा, ये छान के पी लेना है। तो ये ऐसे दिन में 1 बार 2 बार कर सकते हैं, जिससे आपको कफ की बीमारी से दूर हो सकते हैं हम। इसके बाद है गायनेक के इशू। गायनेक इश्यूज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये आजकल बहुत बड़े हुए दिखते हैं। पहले तो लेडीज में इतने फिजिकल कंप्लेंट्स नहीं थे क्योंकि उनका एक्सरसाइज जो था वो रेगुलर होता था। पर अभी जो मेंसेस के रिलेटेड जो समस्याएं होती है वो बहुत कम एज से लेके जब तक मेनोपॉज नहीं होता और मेनोपॉज के बाद भी ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है।
इसका एक कारण तो ये है कि जो हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है उसकी वजह से, जो शरीर को व्यायाम नहीं मिलता उसकी वजह से, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता उसकी वजह से। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि जो गरीब लोग हैं उनको खाने को ही नहीं मिलता तो उनका न्यूट्रिशन कम होता है, ये बात तो समझ सकते हैं। पर जो अच्छे घर के लोग होते हैं उनमें भी जो फास्ट फूड या जंक फूड खाने की जो आदत होती है, मेनली तो हम यंग एज के जो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें देखते हैं कि बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। तो घर का जो रोटी सब्जी जो मम्मी बनाती है घर पे, जो दादी बनाती है, वो उनको पसंद नहीं होता। तो ये कारण है न्यूट्रिशन कम होने का। इससे साइमल्टेनियस ओबेसिटी की भी कंप्लेंट बढ़ती है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ता है। वजन जब ज़्यादा बढ़ता है तो उसका मेंसेस के ऊपर जो है वो दुष्परिणाम होता है। तो इसमें मेंसेस में जो हम देखते हैं जो कॉमन कंप्लेंट्स आती है उसमें इरेगुलर मेंसेस एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे पीसीओडी भी बोलते हैं। ये टुडेज बर्निंग इशू हम इसको बोल सकते हैं। मतलब जो भी यंग एज गर्ल्स है या फिर जिनको भी एक बेबी है और उसके बाद सेकेंड बेबी नहीं है, तो उनमें ये कॉम्प्लेन पीसीओडी की बहुत कॉमन है। 10 में से 9 लेडीज को ये कंप्लेंट हो रही है। तो इसका मेन कारण जो है ये हमारी बदली हुई जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली, जो हमारा एक रूटीन, जो दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, वो हम फॉलो नहीं करते, ये उसका बहुत बड़ा रीजन है। तो और जो मेंसेस के कंप्लेंट कॉमन होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत कम ब्लीडिंग होना, वाइट डिस्चार्ज होना, ईचिंग होना, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होना, ये सब बहुत रूटीनली हमें दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठ के काम करने से भी एक कंप्लेंट्स होती है। जैसे फाइब्रॉइड की जो कंप्लेंट है वो भी बहुत कॉमन हो चुकी है। उसका कारण तो कुछ नहीं होता पर उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अब इस फील्ड में आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 15 ईयर, तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पर ये भी देखते हैं कि जो इनफर्टिलिटी है, मतलब जो भी कपल्स है उनको बेबी नहीं होता नेचुरली, जैसे प्रेगनेंसी होनी चाहिए, हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए, अबॉर्शन बार बार होते रहते हैं। तो ये भी कंप्लेंट्स आजकल बहुत बड़ी हुई दिखाई देती है। एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब हम जब लेडीज की कंप्लेंट्स की तरफ जाएंगे, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इस पे एक अलग लेक्चर होना चाहिए। पर अभी ब्रीफ मैं आपको इसलिए कर रही हूँ कि लेडीज में एक किसी भी एज के हो, एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि अपनी खुद की हेल्थ पे बहुत कम ध्यान देते हैं। पूरे घर का ख्याल रखेंगे पर खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं निकालते। तो विश्वनाथ सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम 1 घंटा जो है वो अपने लिए निकालें। तो इसका हमें ज़रूर अपने खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम काफ़ी सारी व्याधियों से दूर रह सकेंगे। वो कंप्लेंट्स है जो हमें पीपीटी में नहीं है। एक है पिंपल्स, ये भी कॉमनली दिखाई देते हैं। मतलब जो लड़कियां अभी एज में ग्रोइंग हो रही है, एडल्ट एज में जा रहे हैं, तो उनमें ये कॉमनली बढ़ जाता है। तो इसके छोटे छोटे रीजंस होते हैं। मतलब किसी किसी लड़कियों में डैंड्रफ ज़्यादा होता है, तो डैंड्रफ की वजह से भी चेहरे पे पिंपल्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद खाने में कुछ चीज़ें ऐसी है जो फास्ट फूड है, स्पाइसी फूड है, पानी पूरी है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, तो ये चीज़ें खाने से भी पिंपल्स की कंप्लेन बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में फेस पैक एक आयुर्वेदिक मेथड से हम लगाते हैं, घर पे यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद सारीवाद देसो करके एक सिरप आता है, मेडिकल में मिल जाता है, वो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। रक्त दोषांतक काढ़ा करके भी सिरप होता है जो ब्लड प्यूरिफायर करके काम करता है। तो ये बॉडी के अंदर की हीट कम करने के लिए बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं। तो ये पिंपल्स आपको नाखून से फोड़ना नहीं है। अगर आप नाखून से फोड़ते हैं तो उसके काले वाले धब्बे चेहरे पे वैसे ही रह जाते हैं और वो परमानेंट मार्क्स हो जाते हैं, वो जल्दी निकलते नहीं। तो इसलिए कभी भी पिंपल्स आपने नाखून से फोड़ने नहीं। अपने आप फूटते हैं तो ठीक है, बट हमने खुद कोशिश नहीं करनी है। और एक क्रीम आती है, कुमकुमादी ऑयल आता है, उसी के क्रीम भी आती है। तो कुमकुमादी ऑयल हम चेहरा साफ करके धो के सुखा के उसको ऑयल अप्लाई करना है रात को सोते समय। ये घरेलू आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाला कंप्लेन है हेयर फॉल। हेयर की कंप्लेन काफी लोगों को महसूस होती है या तो दिखती है। उसके ऊपर तो काफी मूवीज भी निकले हैं। बाला करके मूवी काफी पॉपुलर भी हुआ है। उसकी शादी नहीं होती, हमने देखा है कि काफी उसको फेस करना पड़ता है। तो आजकल अगर कोई हस्बैंड वाइफ जाते हैं और हस्बैंड के बाल बहुत कम होते हैं, तो कोई भी लड़की उसको चाचा बोल देती है अगर उसका एज कम भी होता है। तो एज ज़्यादा लगने लगता है क्योंकि उसके सर पे बाल कम होते हैं। तो ये सारी पर्सनैलिटी हैम्पर करने वाली चीज़ें हैं। तो इससे क्या क्या कंप्लेंट्स होती है? हेयर फॉल है, उसके बाद स्प्लिट हेयर करके भी कंप्लेन है, उसमें ड्राइनेस की वजह से स्प्लिट हो जाते हैं।
साई करके आता है एलोपेशिया, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन पे सर्कल हो जाता है, वहाँ पे बाल ही नहीं रहते, बाकी सारी जगह पे बाल होते हैं। बाद में वो इन्फेक्शन बढ़ने से, और 1 का 2 धब्बा होता है, 2 से 4 होते हैं, बाद में धीरे धीरे काफी बाल निकल जाते हैं। उसको साई बोलते हैं मराठी में, और नॉर्मली एलोपेशिया बोलते हैं। उसके बाद डैंड्रफ करके भी कंप्लेन होती है, हमेशा बालों में डैंड्रफ हो जाता है, फिर नाखून से खुल जाते हैं बाल, फिर कहीं अगर मीटिंग में होता है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो ये उसके बाद है हेयर जो है उसको सफेद होना, मतलब हम केस पिकले म्हणतो आपण त्याला, तर हेयर सफेद होना, इसमें बॉडी के अंदर का हीट ज्यादा है, तो ये कम एज में भी दिखाई देता है। आजकल के बच्चों में भी हमने देखा है 12 साल 13 साल में भी हेयर सफेद हो रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत कंप्लेन है उस एज में। तो इसके रीजन में शैम्पू जो है वो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो बार बार शैम्पू का यूज़ करते हैं, ये भी एक रीज़न है जो आपके हेयर को कंप्लेन कर सकता है। और डेली जो लोग हेयर वॉश करते हैं उसको भी हेयर फॉल का एक रीज़न कहा जाता है साइंटिफिकली। उसके बाद ड्राइनेस है, बॉडी के अंदर का ड्राइनेस, वही स्काल्प में भी ड्राइनेस होता है, उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है। तो ऐसी कंप्लेंट्स में हमने हेयर ऑयल यूज़ करना है। हेयर ऑयल यूज़ करने का एक तरीका होता है, आपको वार्म करके लगाना है, स्लाइटली वार्म करना है हेयर ऑयल, और रात को लगाना है। रात को लगाने से वो बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है और सुबह वो ज़्यादा स्टिकी नहीं दिखता। और उससे एक बेनिफिट है कि हमारी नींद अच्छी होती है उससे, हेयर ऑयल रात को लगाने से। और बॉडी के अंदर की हीट जो है वो भी हमें कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज हेयर का सफ़ेद होना ये रेशो बढ़ जाए। तो ऑयल लगाना है। हेयर वॉश करते वक्त आपको शिकेकाई ट्रेडिशनली मेथड से हमने पहले देखा था, ट्रेडिशनली शिकेकाई जो है रात में भिगो के सुबह उसका पानी गर्म करके उससे हेयर वॉश करना है, उससे हेयर फॉल की कंप्लेंट कम हो जाती है। अगर हेयर फॉल में आपने कोई भी शैम्पू यूज़ किए तो हर एक में केमिकल बेस होता है, तभी वो शैम्पू में कन्वर्ट होता है, हेयर फॉल उससे बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें खाना है जिससे हमें हेयर को बेनिफिट दे। बादाम बादाम जो तेल हम देखते हैं, कुछ ऐड में दिखाते हैं कि बादाम तेल आप लगाओ या तो खा, ये अच्छा है कि आपने 2 ड्रॉप दूध में मिला के अगर पीते हैं तो इससे हेयर की ग्रोथ अच्छी रहेगी। देसी घी है वो भी हेयर को न्यूट्रिशन देता है। अखरोट आपको पता है, अखरोट जो है वो फल के अंदर होता है, उससे हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घरेलू यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली इससे ही रिकवरी पा सकते हैं। तो अगर अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए आधा घंटा बचाना है हमें। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जिनको कुछ पूछना है वो आपका म्यूट जो है वो अनम्यूट करिए और आप क्वेश्चन पूछिए। इसमें एक पहले क्वेश्चन आया था 1 मिनट कि डायबिटिक है तो खाने का कैसे करना चाहिए, वो चैटिंग में उन्होंने एक मैसेज लिखा था, कोई मैडम थे, उन्होंने वो पूछा है, आप उसका भी जवाब दीजिए डॉक्टर। चैट में आपको वो मिल जाएगा। वो डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट पीपल ईट फ्रीक्वेंटली और एट अ फिक्स टाइम, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ डायबिटीज में जो डाइट है उसमें सिर्फ मीठी चीजें नहीं लेनी है सिंपली, और खाना जो है वो वक्त पे होना चाहिए। मैंने जैसे पहले बोला 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और शाम को 7 बजे आपका डिनर होना चाहिए। अगर आप वक्त पे खाते हैं तो कोई इशू नहीं। एक्सरसाइज सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा करना कंपलसरी है, जिससे आपको स्वेटिंग हो और आपके अंदर का एक्सेस शुगर जो है वो कम होता है। आपको वॉकिंग मिनिमम 45 मिनट चाहिए। उसका एक रीजन है, जब आप वॉक करते हैं तो आपके पैरों का काफ मसल होता है, वो एक्सेस शुगर कंज्यूम करता है, तो इससे आपकी शुगर जो है नॉर्मल रहेगी। सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर जिनमें हेवी ये शुगर है उनमें चक्कर आ सकती है। तो आपका बॉडी का ये देख के आपको एक्सरसाइज का रेशो फॉलो करना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हमारा बेटा है 8 साल का, वो बिल्कुल खाना खाता ही नहीं जब तक उसको हम लोग बोलते नहीं है कुछ, तो फिर जबरदस्ती फीड करना पड़ता है। एंड ही इज आल्सो वेरी थीन, तो क्या रीजन हो सकता है इसमें? बच्चों में क्या होता है, अगर रीजन वर्म जो होता है ना, वर्म की वजह से भी उनकी भूख कम हो जाती है। तो वर्म्स का डीवर्मिंग हमको हर 6 महीने बाद करना है उनका। और सेकंड थिंग, डाइट का कैसे है, बच्चों के पीछे लग के ही लेना पड़ता है, थोड़े थोड़े वक्त में थोड़ा थोड़ा खाना देना है उनको। और द्राक्षारिस करके एक सिरप होता है, खाने से पहले आप 5-5 ml दे सकते हो उसको आधे घंटे पहले, उससे उसकी भूख अच्छी रहेगी। ठीक है सर, कौन सा सिरप?
द्राक्षारिस करके एक सिरप आता है। द्राक्षारी, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन भी कुछ पूछे हैं जो चैट में आया है, तो डॉक्टर आप उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। चार्ट ऑप्शन अगर ये पीछे बैकग्राउंड वाला स्क्रीन नहीं चाहिए तो स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए, तो हम सब वीडियो पर्सनली हम सबको देख सकते हैं अभी। यस 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 चैटिंग में भी कुछ है तो आप देखिए सर डॉक्टर। Getting. I heard that most of Ayurvedic medicine use steroids. No, 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 no. It's very wrong commitment. Actually क्या होता है, स्टीरॉइड्स अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर डालता है तो उस पे लीगली एक्शन ली जाती है। कोई भी आयुर्वेद वाला डॉक्टर जो डिग्री होल्डर है वो कभी स्टीरॉइड नहीं देता है। अगर देना है उसको तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देगा और वो बोल के देगा, अगर वो इथिकल डॉक्टर है तो। अगर आप टेंट वाले इस पे जाएंगे तो आयुर्वेद में नहीं होता। वो टेंट वाले सारे बोगस होते हैं बेसिकली, जिसके पास कोई आयुर्वेद की डिग्री होती नहीं, वो डिग्री वाला नहीं होता, कहीं से भी आके कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो लोग। तो ये लोगों से आपको बच के रहना है। एक चीज कंफर्म करनी है कि आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, डिग्री होल्डर से। अगर आप ये बोगस डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे कई लोग हैं इंक्लूडिंग स्वागत तोड़कर, अगर आपने नेट पे डाला तो इनके पास खुद की डिग्री नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे उनके वीडियोस है और उससे पॉपुलर हो रहे हैं और घरेलू नुस्खे सिर्फ बोलते हैं और लोग फॉलो करते हैं। आप इतने एजुकेटेड लोग हैं तो हमेशा कोई भी पैथी आप यूज कीजिए बट डॉक्टर के पास ही जाना है, क्योंकि उसको सारी फिजियोलॉजी पता होती है, बॉडी का सारा स्टडी उन्होंने किया होता है। मतलब जो 5 इयर्स बेसिक डिग्री में जाते हैं एमडी डिग्री के लिए और 3 साल हमें स्पेंड करने पड़ते हैं, तो उसमें सारा सिखाया जाता है। तो इसलिए स्टीरॉइड वाला ऑप्शन जो है वो आपको डिग्री होल्डर डॉक्टर कोई नहीं देगा। कैन वी ड्रिंक ग्रीन टी इन अर्ली मॉर्निंग एज सून एज वेकअप? ग्रीन टी का जो है जिसको एसिडिटी की कंप्लेन है उन्होंने नहीं लेनी है, बाकी कफ वाले लोग हैं वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। पित्त वाले जो है जिनमें एसिडिटी होती है उन्होंने नहीं लेना है, उनको सिर्फ वार्म मिल्क ही चलेगा जिनमें एसिडिटी का रेशो है। सोरियासिस के लिए क्या कर सकते हैं? सोरियासिस है डिसीज बॉडी इम्यूनिटी कम होने का एक रेशो है, स्किन डिसीज होता है, इसमें इचिंग होता है, बॉडी के स्किन के स्काल्प निकलते हैं। जैसे हमने डैंड्रफ देखा बालों में, वैसे बॉडी का डैंड्रफ निकल के बाहर पड़ता है। तो इसमें काफी थोड़ी लंबी ट्रीटमेंट होती है, मेडिकेटेड मेडिसिन होते हैं जो बॉडी के अंदर बॉडी प्यूरिफिकेशन मेथड बनाता है और स्किन को न्यूट्रिशन देता है। तो थोड़ा सा लिस्ट थेरेपी भी है। लिस्ट थेरेपी मीन्स आयुर्वेद में एक जलौका करके एक कीड़ा है जो इम्प्योर ब्लड सक करता है, आप नेट पे भी देख सकते हैं उसका फोटो। एक छोटा गोगल गाय जैसे कीड़ा होता है, वो बॉडी को सोरियासिस के पैच पे लगाते हैं हम लोग, उससे उस इम्प्योर ब्लड ही सक करता है, प्योर ब्लड कभी नहीं लेता, तो इससे ये जल्दी कवर हो जाता है। हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी के लिए आपकी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, जो मैंने बोला, डाइट वक्त पे होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, वक्त पे होनी चाहिए, खाना भी वक्त पे होना चाहिए। एक मेडिसिन फॉर डैंड्रफ। हॅलो, या हाँ हा, आता कफ प्रवृत्तीचा माझा मुलगा आहे, म्हणजे त्याला दमा आहे, चाइल्ड अस्थमा, तर त्याला मी दूध वगैरे देते. मग दुधाबरोबर दुसरं काही, कारण असं म्हटलं जातं की दुधातनं पण कफ होतो, तर मग दुधाबरोबर आपण दुसरं काही त्याच्याबरोबर देऊ शकतो. मी गाईचंच दूध दुधाने देते. कफ होतात, सिंपल. म्हशीच्या दुधाने कफ होतात. गाईचं दूध वापरा, त्याच्यामध्ये सुंठ टाकून उकळून द्या किंवा हळद टाकून उकळून द्या किंवा दोन्ही टाका. ह्या गोष्टीने दुधातला कफ वाढण्याचा गुणधर्म जातो. म्हणजे तुम्ही डेली दूध देऊ शकतात मुलाला. किती देऊ शकतो? असं सकाळ संध्याकाळ तो घेतो दूध, त्याला दूध खूप आवडतं. गाईचंच दूध आहे. हा, गाईचंच दूध आहे. आणि हळद टाकून उकळून द्या, काही प्रॉब्लेम नाही, त्याने कफ नाही वाढत. म्हणजे नुसती हळद टाकली की उकळावंच लागतं दूध. बरोबर, उकळून द्यायचं मात्र. करेक्ट. हळद पण उकळून द्यायचं. हो हो. ज्यावेळेस गीर गाईचं असेल तर अजून चांगलं, कारण सध्या आपल्याकडे मिळतंय पुण्यामध्ये. हो हो, गीर गाईचंच देतीये त्याला. बरोबर, काही प्रॉब्लेम त्याने नाही होणार कफ त्याला. हा, कारण त्याचं खूप स्लो पण आहे, जसं तुम्ही सांगितलं की कफ असणाऱ्यांचं सगळं स्लो असतं. डाएट जो आहे ना मी सांगितलेला तेवढा अवॉइड करा त्याला. दही कधीच द्यायचं नाही, घरात आणू नका अशी फळं की ज्याने कफ वाढेल. केळी, सफरचंद, सीताफळ, रामफळ. नाही, त्याचं खाण्याचाही म्हणजे कफामुळे खाण्याचा पण प्रॉब्लेम येऊ शकतो का? की कारण खाणं पण त्याचं खूप असं मनापासून खाणं नाहीये. म्हणजे बाकीचं फळं जरी असली तरी तो आवडीने खात नाही किंवा काहीच असं. त्याचं खाण्याचंही 2-2 तास लावतो. अगदी बरोबर आहे. कफामध्ये ती प्रवृत्ती होते, भूक कमी लागणं. पण तुम्ही द्राक्षारीत जे सांगितलं ना मगाशी, ते तुम्ही सुद्धा देऊ शकता मुलाला, काही प्रॉब्लेम. द्राक्षादी. द्राक्षारीत
नाव लिहून घ्या तुम्ही, समजा द्राक्षारिष्ट म्हणून औषध आहे. हा, मेडिसिन संदर्भात आपण स्पेशली काय करूया, डॉक्टरांचा जिथे नंबर आहे किंवा आपण तो ग्रुपवर पण शेअर करूयात. म्हणजे मेडिसिन रिलेटेड जे आहे ते आपण डॉक्टर टायपिंग करून देतील किंवा तुम्ही पर्सनली फोन करा, म्हणजे मग ते जास्ती तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. किंवा मेसेज केला तरी डॉक्टर आपल्याला ते सांगतील. तर ते आपण करूयात. हा चालेल. आणि बोलून आपलं म्यूट करूयात, म्हणजे मग बाकी कोणी विचारणार असतील काही तर सोपं राहील त्यांना. जिनको पूछना है तो वो बोल सकते हैं बाकी. बाकी क्वेश्चन और साउंड भी थोड़ा थोड़ा बीच में क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा माइक थोड़ा नजदीक रखिए डॉक्टर. हाँ, प्रिकॉशन अबाउट स्टमक गैस. स्टमक गैस एक कंप्लेन काफी लोगों को होती है बेसिकली. अगर आप ब्रेड ज्यादा खाते हैं, ज्यादा स्प्राउट्स खाते हैं, तो ये गैसेस बढ़ाता है. बेटर वे आप खाने में मिल्क लीजिए, देसी घी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे गैसेस कम होते हैं. और इवनिंग का खाना आपको जल्दी लेना है. जिनको गैसेस की कंप्लेन है उन्होंने सूरज ढलने से पहले खाना खत्म होना चाहिए. ये अगर आप यूज करते तो ज्यादा बेनिफिट देगा. और घरेलू ऑप्शन है कि कैस्टर ऑयल आपने 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या तो गर्म दूध में मिला के ले सकते हैं रात को सोते समय. ये सबसे अच्छा ऑप्शन है स्टमक गैस के लिए. नेक्स्ट है, प्लीज गाइड थिंग टू बी अवॉइडेड और एडेड फॉर सोरियासिस. सोरियासिस का वही बोला मैंने, स्पाइसी फूड होता है, हीट बढ़ाने वाली चीजें है, फर्मेंटेड फूड है, सेल फूड है, ये सारा आपको नहीं लेना है. इज इट रॉन्ग टू ईट इडली एंड डोसा? हाँ, इडली और डोसा जो है वो साउथ इंडियन लोगों में ज्यादा यूज किया जाता है, तो उन लोगों में वो तकलीफ नहीं देता है क्योंकि उनका बॉडी टेक्सचर वहाँ पे सूट होता है एनवायरमेंट को. रहा अपने लोगों का इशू जो महाराष्ट्रियन है, तो उन्होंने ज्यादा नहीं लेना है, कभी कभार लेना है, और ज्यादा फर्मेंटेशन नहीं करना है. प्रोसेस तुरंत आपने फर्मेंट कर दिया, तुरंत बना लिया, खा लिया, दैट्स इट. डैंड्रफ के लिए क्या होता है कि कुछ हेयर ऑयल्स है वो भी आप यूज कर सकते हैं. और हेयर वॉश जो है आपको शिकेकाई से ही यूज करना है, वीकली 2 बार, ज्यादा नहीं. पीसीओडी के लिए टिप्स. पीसीओडी, हाँ, ये इशू जो है ना ये काफी बड़ा है एक्चुअली. इसके काफी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे भी है, आप डॉक्टर अविनाश देवरे करके सर्च कर सकते हैं. पीसीओडी के हमारे लाइव वीडियोस है, टीवी इंटरव्यूज है, वो आप देख लीजिए. उसमें घरेलू ऑप्शन हमने काफी बोल दिए है, क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक है, तो इसको काफी वक्त भी लगेगा. नेक्स्ट. कुछ क्वेश्चंस है तो हम अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर टाइपिंग करना है तो टाइपिंग करके चैट भी कर सकते हैं. मोरावड़ा को हिंदी में क्या कहते हैं? मोरावड़ा जो है ना आंवले से बनाता है. आवड़ा, आंवला, आंवला, मोरावळा माहिती बघा लोकांना. आंवला. आंवले से बनाते हैं वो आप बना सकते हैं. मग हे काय एवढं तेल डेपोला मग आपण दूध केला तर तेल चांगलं मिळतं. डॉक्टर, शीर्षासननी केसांसाठी फायदा होतो का, आणि केलं तर किती वेळ पर्यंत करू शकतो आपण? 100% फायदा होतो. कारण शीर्षासनचे फायदे जे तो आपला रक्त प्रवाह सुधारतो अगदी केसांच्या रूट्स पर्यंत. कारण आपण उलट होतो त्याच्यामध्ये. किती वेळ करावा हा प्रश्न ज्याच्या त्याच्या बॉडी टेंडन्सीवरती डिपेंड होतो. जेवढं सहन होईल तेवढंच करायचं. जर तुम्हाला मानेला दुखायला लागलंय किंवा मुंग्याला लागलाय तर आपण नक्कीच थांबायचं. त्याच्यामुळे शीर्षासन हे आपल्याला खूप फायदेशीर आहे अशा कंप्लेंट मध्ये. ओके, थँक्यू. हेअर डाय जो आहे शक्यतो वापरू नये. हेअर डाय मध्ये केमिकल्स असतात. केमिकल्स मुळे हेअर फॉल व्हायला मदत होते. बेटर वे तुम्ही मेहंदी वापरा जी ऑर्गॅनिक असेल. मेहंदी सगळ्यात चांगली आपल्या केसांसाठी. डॉक्टर, मुलांना जंत झालंय हे कसं कळेल? हा, तर मुलं दात चावतात झोपेमध्ये किंवा शीच्या जागेवरती खाज येते मुलांना. जास्त चिडचिड करणं किंवा नेहमीपेक्षा जास्त खाणं वाढतं त्यांचं अचानकपणे. ह्या गोष्टी सगळ्या जंताशी रिलेटेड असतात. हाउ टू इम्प्रूव लंग कैपेसिटी. लंग कैपेसिटी जो हम डेली अभी योगा में कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, तो इसमें पूरक, कुंभक और रेचक, ये चीजें हमें लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बेनिफिट देती है. और यही चीजें हमें कोविड से भी बचाने में हेल्प कर सकती है. जिसकी लंग कैपेसिटी अच्छी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी है, उसको कोविड-19 की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है. हॅलो. हाँ, बोला मॅडम. डॉक्टर, हायपर ऍसिडिटी आणि सिव्हिअर हेडेक जे त्याच्यामुळे होतं, तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय सजेस्ट कराल?
ती तुमची स्लाइड पाहिली मी, ऐकली पण माझी खूप जास्ती एक्स्ट्रीम ऍसिडिटी आहे. बरोबर आहे. एक्स्ट्रीम ऍसिडिटी आणि मायग्रेन हे थोडेसे रिलेटेड असतात. ज्यांच्यामध्ये उष्णता जास्त आहे त्यांच्यामध्ये हा इश्यू कॉमनली येतो. तर अशा लोकांनी चिडचिड करायची नाही. सगळ्यात पहिले मन शांत ठेवणं. तुम्ही एक ऑब्झर्व करा, सगळं खाणं पाळताय आणि तरी देखील त्रास होतोय, त्याचा अर्थ तुम्ही कुठेतरी स्ट्रेस मध्ये आहात किंवा एखाद्याशी भांडण झालं तरी पण तुम्हाला पटकन त्रास होतो. ह्या गोष्टी तुमच्या त्याच्याशी खूप रिलेटेड आहेत. तर खाणं हे वेळेवर असायला पाहिजे, पहिली गोष्ट. म्हणजे ज्या मागे वेळ सांगितला तशा 8ला नाश्ता, दुपारी 1ला जेवण, संध्याकाळी 7ला जेवण. आणि झोप पूर्ण व्हायला हवं. म्हणजे तुम्ही रात्री जागरण केलं तरी देखील हायपर ऍसिडिटी होणार. आणि घरेलू ऑप्शन जे मगाशी सांगितले, मोरावळा, गुलकंद आहे, कोकम सरबत आहे, तर ह्या गोष्टी तुम्हाला पित्त कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहेत. बरोबर. पंचकर्मामध्ये म्हणाल तर वमन आणि विरेचन म्हणून पंचकर्म आहे, ते सगळ्यात चांगला फायदा देतं. आणि डोकेदुखी एक्स्ट्रीम जे म्हणतो आपण मायग्रेन, त्याला घरेलू ऑप्शन, सकाळी उठल्या उठल्या सरळ झोपायचं, मान खाली, लोंबकळती सोडायची आणि 2-2 ड्रॉप गाईचं तूप नाकामध्ये सोडायचं. 1-2 मिनिटं तसं झोपा. उठल्यानंतर ते घशात उतरतं. वरून गरम पाणी प्या, म्हणजे थ्रोट तुमचा ऑइली नाही राहणार, थ्रोट इन्फेक्शन होणार नाही. हे सकाळी डेली जर केलं ना तर हेडेक तुमचं 90% कमी होतं. अच्छा, ठीक आहे. डॉक्टर साहेब, आपण तांब्याचे जे पायाच्या तळव्याला मालिश करायचं सांगितलं आहे, तर ते आपण तूप लावल्यानंतर करायचं आहे का नुसतं केलं तरी चालेल? आणि दुसरी गोष्ट, आपण तांब्याच्या याच्यात पाणी ठेवून रात्रभर ठेवून पिलो त्याच्याने उष्णता कमी होते का? तांब्यामध्ये जे पाणी आपण भिजवतो रात्रभर आणि सकाळी पितो, हे वेट लॉस साठी फायदेशीर आहे. कारण तांबा हा जो हे मेटल आहे ते आपल्याला वजन कमी करायला फायदा देतं. तर त्याचा रिलेटेड त्याच्याशीच आहे, उष्णतेशी नाही. उष्णता कमी होणार नाही त्याच्याने. पायाला जी मसाज करतो, रात्री झोपताना तळपाय स्वच्छ धुवायचे, टॉवेलने कोरडे करा, गाईचं तूप पायावरती जस्ट अप्लाय करा आणि कास्याच्या वाटीने घासायचं, ते म्हणजे मसाज करायची. तर त्याने जास्त फायदा मिळतो. अगदी घरात कास्याची वाटी नसेल तर हाताने लावा, काही प्रॉब्लेम नाही, परंतु त्याचा फायदा नक्की मिळतो. त्याने तुमच्या डोळ्यांना कधीच स्पेक्ट लागणार नाही जर आधीपासून वापरलं तर. एवढे त्याचे फायदे आंब्याचं जास्त पाणी नेहमी पिऊ शकतो आपण वर्षभर? हो, पिऊ शकता, काही प्रॉब्लेम. फक्त सीझन नुसार गरम घ्यायचं की गार घ्यायचं सीझन नुसार ठरवा. हिवाळा आणि पावसाळ्यामध्ये थोडं कोमट करून घ्यायचं आणि उन्हाळ्यामध्ये थोडंसं नॉर्मल टेम्परेचर घ्या. नी जॉईंट पेन संदर्भात या. थँक्यू सर. नी जॉईंट पेनच्या संदर्भात मी सांगतो, जर गुडघ्यामध्ये झीज असेल, उठताना आपल्याला आवाज येत असेल तर तो झिजेमुळे स्पेसिफिकली नी जॉईंट पेन आहे. अशा वेळी कुठलंही तेल गरम करून गुडघ्याला मसाज केली की आपलं नी पेन कमी होतं. सेकंड थिंग, सारखं उभं राहणं, जास्त वेळ सलग उभं राहिला तर त्रास वाढणार, त्याच्यामुळे सलग उभं राहायला नको. आणि थोड्याशा नी जॉईंट फ्लेक्शन एक्सटेन्शन, म्हणजे आपण फोल्ड करतो, सरळ करतो, अशी एक्सरसाइज सकाळ दुपार संध्याकाळ आपण घरात बसून करू शकतो. आणि तेल लावून शेक घेणं हे सगळ्यात चांगला ऑप्शन आहे. आणि पंचकर्मातलं म्हणाल तर जाणू बसती, म्हणजे गुडघ्याला पाळं करून तेल मुरवलं जातं. म्हणजे बऱ्याच लोकांमध्ये आपण हल्ली जॉईंट रिप्लेसमेंट ही सर्जरी बघतो, ती करून देखील बरेचसे रेस्ट्रिक्शन्स येतात. म्हणजे मग नॉर्मल रुटीन होत नाही, इथपर्यंत त्याचे हे होतात. तर अशा वेळी जर आपण हे जाणू बस्ती क्लिनिक मध्ये करून घेतलं, नंतर आम्ही घरी सुद्धा करायला देतो. एकदा इथे शिकवलं आणि घरी केलं तरी देखील ते फायदेशीर ठरतं. तर नी जॉईंट रिप्लेसमेंट थांबवलेल्या केसेस सुद्धा आपल्याकडे झालेल्या आहेत. नी जॉइंट का जो है वो वापस एक बार बोलता हूँ कि जिनमें नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बोला हुआ, सर्जरी बोला हुआ होता है, उन लोगों में भी हमने ऑयल मसाज करके, स्टीम देके ये रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट रोका है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे ही शिफ्ट किया है. तो जानू बस्ती करके एक ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल छोड़ा जाता है फॉर 30 मिनट्स. तो या तो घरेलू हम कॉटन जो है, कॉटन वो हम मेडिकेटेड ऑयल में भिगो के वो वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे वो कुछ क्वांटिटी में एब्सॉर्ब हो जाता है, तो वहाँ का ऑस्टियोपोरोसिस कम हो जाता है. तळ हाताची स्किन निकलते या सेशन मध्ये. हेलो, जिन लोगों में हाथों के तलवे की स्किन निकल रही है, उनमें शतधौत करके एक ऑइंटमेंट आता है, वो जस्ट मसाज करना है सुबह शाम, उससे वो काफी रिलीफ हो जाएगा. हेलो. हाँ, जो ये लिगामेंट्स टूट जाते हैं उससे कैसे रिपेयर किया जा सकता है घुटनों के? लिगामेंट टियर बोल रहे हैं ना? जी. हाँ, लिगामेंट अगर टियर होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम
तैल धारा एक केरला मेथड से एक ट्रीटमेंट है, तो जी इसमें ऑयल हम वार्म करते हैं और केरला मेथड से उस पे छोड़ा जाता है, तो ये थोड़ा केरला मेथड से है। तो जी ये अगर आप कंटिन्यू 1 मंथ के लिए करते हैं तो आपका जॉइंट काफी रिलैक्स हो जाता है। और वो तेल केरला क्या तक तो होती है, पहुंच नहीं सकते तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? सॉरी केरला तो जा नहीं सकते। केरला नहीं, मेरे पास केरला के थेरेपिस्ट है, डोंट वरी। हमने हमारे जो थेरेपिस्ट है लोकल भी अवेलेबल है और केरला के भी है, बट ये कोविड की वजह से हम पंचकर्मा अभी रोक रखे हैं। ये थोड़ा जी सा नेक्स्ट मंथ शायद पंचकर्मा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो मेथड है वो ये यहाँ पे कर सकते हैं। नो वरी। हेलो ऐसा घरेलू कोई नुस्खा बता सकते हो तो? वही ना घरेलू, वो मैंने आपको जो जानू बस्ती बोला ना, वो आप क्लिनिक में एक बार देख लीजिए, बाद में आप घर पे कर सकते हैं। एक बार आपने खुद देखा, महसूस ओके किया थैंक कैसे होता है ट्रीटमेंट, तो आप डेली घर पे कर सकते हैं easily। जी हॅलो सर. ओके थँक हाँ यू हॅलो सर. हाँ मैडम। हा नमस्ते सर. ऍक्च्युली मला विचारायचं होतं की हाँ सारखं जर थ्रोट इन्फेक्शन राहत असेल कोणाला तर त्यासाठी घरगुती उपाय काय आहे? करेक्ट। जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है एक कफ की वजह से होता है हमेशा, मैंने अभी जो बोला ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इन लोगों ने एक्चुअली अपना लवंग होता है, हमेशा वो दिन में 2 बार 3 बार एक एक लवंग चूसना है। सेकंड थिंग वासावले करके दवाई होती है, तो ये भी आप ले सकते हैं आधा आधा चम्मच सुबह शाम। तो ये थ्रोट को निगलते वक्त एक घिस के जाता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन कम करता है। त्रिफला चूर्ण आपको हर एक को पता होगा। त्रिफला चूर्ण जो है वो पानी में उबालना है, 1 चम्मच पाउडर, 4 ग्लास पानी डालना है, उसके बाद बचा के 1 ग्लास रखना है। ये छान के उससे गार्गल्स करने हैं, तो ये भी थ्रोट को आपको क्लीन रखेगा। या तो हल्दी है, हल्दी का काढ़ा बना के भी गार्गल कर सकते हैं आप। तो ये घरेलू ऑप्शन उसके लिए काफी बेनिफिट। थँक यू सर, थँक यू सर. नेक्स्ट हाँ जे फंगल इन्फेक्शन होतं हाँ हा, तर त्याच्यासाठी आपण म्हणजे धुरी घेतो किंवा काही असेल तर आपण घरातल्या घरात कोणत्या ह्याची धुरी घेऊ शकतो? घरातल्या घरात वेखंड पावडर जे मगाशी सांगितलं ते, त्याला वचा असं दुकानामध्ये तुम्हाला नाव मिळेल, वचा चूर्ण सांगायचं। कोणतं? सिंपल आहे घरात, वचा बर वचा चूर्ण तुमचा घरातला चांगला गॅसवरती तापवायचा लाल होईपर्यंत, त्याच्यावरती 2 चिमुटकी पावडर टाका, त्याचा जो धूर येईल तो सगळ्या रूम मध्ये फिरवा तुम्ही। याने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपल्याला होत नाही। हा नाही, फंगल इन्फेक्शन जे आपल्या त्वचेवर होतं. फंगल साठी धुरी नाही यूज होत, फंगल साठी तुम्हाला ऑइंटमेंट किंवा तेल लावायला लागतं। बर एखादा आयुर्वेदिक मलम असतो किंवा तेल असतो, पण ते ऍक्च्युअली इन्फेक्शन कुठल्या स्वरूपाचे बघूनच करतात। त्याला बर तुम्ही तेल किंवा मलम हे 2च ऑप्शन आहेत त्याच्यामध्ये। ओके ओके थँक्यू. नेक्स्ट अगर फंगल इन्फेक्शन होता है उसको मेडिकेटेड ऑयल होता है, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट होता है, वो अकॉर्डिंगली देख के ही उसको एडवाइस दे सकते हैं हिंदी के लिए रिक्वायरमेंट। और कोई क्वेश्चन है? अजून कुणाला काही विचारायचं असेल तर हिंदी मराठी तर आपण विचारूयात। डॉक्टर शक्यतो हिंदीमध्येच आपल्याला त्याचा आन्सर देतील, जेणेकरून आपले काही जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना मराठी नाही समजत आहे, डॉक्टर हिंदीमध्ये सांगतील। आणि काही गोष्टी ज्या आहेत त्या अगदी जर काही विचारायचं तर नोट करून ठेवा, नंतर वाटलंच आपण पर्सनली पण फोन करून काही गोष्टी आपण करू शकतो। समजा डॉक्टर मराठीमध्ये सांगितलं ते हिंदीमध्ये नाही समजलं तर त्याविषयी डॉक्टर पुन्हा आपल्याला एक्सप्लेन करतील त्या संदर्भात। जे नाचणी सत्व आहे किंवा नाचणी जी आहे ती केव्हा कोणत्या सीझन मध्ये खाल्ली पाहिजे? नाचणी ऍक्च्युली 12 महिने खाऊ शकतो। हॅलो हा, नाचणी 12ही महिने खाऊ शकतो, पचायला हलकी असते। बर थँक्यू. हॅलो हा सर, माझा मुलगा 21 वर्षाचा आहे आणि त्याला ॲलर्जी खोकला आहे, म्हणजे साधारण तो डिसेंबर मध्ये सुरू होतो आणि मार्चच्या आधी तो संपतो। तो खोकला कोरडा असतो, सारखा खोकत असतो तो, त्यासाठी काय उपाय आहे का? ॲलर्जी खोकला हा प्रकार जो आहे ना तो पावसाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये वाढतो, उन्हाळ्यामध्ये याचं प्रमाण कमी असतं। हा सॉरी हिंदी।
एक्चुअली एलर्जिक जो कफ है इसके रीजन जो है वो कोल्ड सीजन में बढ़ जाते हैं, मतलब अभी रेनी सीजन है या तो कोल्ड सीजन है उसमें बढ़ जाता है। जब हम मई में अप्रैल में देखेंगे तो इसका रेशो कम हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होता है कि वासावले जो मैंने अभी बोला वो भी दे सकते हैं, और बच्चों में ये कंप्लेंट कॉमनली होती है। तो बच्चों में इम्यूनिटी ग्रोइंग होती है, तो इसके लिए आपको एक 4 to 6 मंथ तक का मेडिकेटेड कोर्स किया तो ये कंप्लेंट हमेशा के लिए हम रिलीफ पा सकते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब कंप्लेंट होती है तभी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। एलर्जिक कफ के लिए वैसे नहीं है। एलर्जिक कफ के लिए आपको जब कंप्लेंट नहीं है बच्चों में तभी भी दवाई लेनी है, जब कंप्लेंट है तभी भी दवाई लेनी है। आयुर्वेद मेडिसिन बच्चों में बहुत तुरंत ही असर करती है, ये हमने आज तक का एक्सपेरिमेंट देखा है। तो बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, ग्रोइंग होती है। ये मेडिसिन 2-3 दिन में भी उनको कफ को तुरंत कम करने में बेनिफिट देती है। तो कफ बढ़ाने वाली चीजें उनको नहीं देनी है, जो मैंने डाइट पहले बोला है। कर्ड नहीं देना है, साबुदाना नहीं देना है, एप्पल जैसे फ्रूट 3-4 बोले वो भी नहीं लेने हैं। तो ये सारी कफ की से रिलेटेड एलर्जिक कफ को बढ़ाती है, तो ये चीजें खाने में यूज नहीं करनी है। इवन हम लेडी फिंगर देखते हैं, सब्जी भिंडी म्हणतो आपण, तर उसको ब्रेक करके देखिए, उसमें स्टिकी ऐसे कुछ तंतु आते हैं, तो ये बॉडी के खाने के बाद बॉडी में कफ बढ़ाते हैं। तो इसके लिए लेडी फिंगर ऐसे बच्चों में यूज नहीं करने जिनमें एलर्जिक कफ की टेंडेंसी है। डॉक्टर, एक क्वेश्चन होता की प्रकृती कशी ओळखायची जनरली? एग्जैक्टली, प्रकृति पहचानने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। वात वाली जो होती है वो सारी चीजें तुरंत स्टार्ट करते हैं और तुरंत खत्म भी करते हैं, मगर उनको अगर कुछ काम उनको बोला तो शीघ्र से आरंभम, मतलब तुरंत ही स्टार्ट करते हैं और सबसे कम ड्यूरेशन में वो चीज खत्म भी करते हैं। और थोड़े चंचल होते हैं, मतलब बच्चों में देखते हैं हम चंचलता ज्यादा होती है, सारी बात प्रकृति में होती है। और बॉडी में भी ड्राइनेस होता है, हेयर्स भी ड्राई होते हैं, हम देख के ही थोड़ा सा एक जज करते हैं कि इनमें ड्राइनेस ज्यादा है, तो ये सारी बात प्रकृति की तरफ जाता है। सेकंड इज पित्त। पित्त में क्या होता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। मतलब काफी कपल्स हमारे पास आते हैं तो पहले ही हम आंखों से या तो उसके बॉडी टेक्सचर से ही पहले ही बोल देते हैं कि इसको तुरंत गुस्सा आता है क्या। हस्बैंड काफी खुश हो जाता है, डॉक्टर इन्होंने तो देख के ही बोल दिया, इन्होंने नाड़ी को भी नहीं हाथ लगाया तो भी डायग्नोस कर दिया। तो ऐसे इसमें क्या होता है, जो जो पित्त वाली महिलाएं हैं उनमें तुरंत गुस्सा आना, या तो सारी चीजें जो है वो हीट से रिलेटेड होती है, कर्ली हेयर्स होते हैं उन लोगों में, और गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता है। मतलब जितना तीव्रता से आता है उतनी तीव्रता से वो जाता भी है गुस्सा, और ज्यादा टाइम तक वो अपने मन में रखते नहीं किसी चीज। मगर अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है तो वो कुछ मिनिमम टाइमिंग में वो खत्म भी हो जाता है, शाम तक वो सारा नील हो जाता है। ऐसे पित्त में लक्षण होते हैं। एसिडिटी की कंप्लेंट उनमें कॉमनली दिखती है। बॉडी में हीट मतलब सारी बॉडी गर्म लगती है। रहा कफ का इशू, कफ में सारा स्लो प्रोसेस होता है। हम काफी बार बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत स्लो है। ये लोग ज्यादा नींद भी लेते हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे ऐसे स्कूल में बैठे बैठे ही नींद लेते हैं, वो सारा कफ टेंडेंसी में ज्यादा होता है। तो इसमें सारा लेजीनेस जो है वो कफ वाली टेंडेंसी में होता है। बट बॉडी प्रकृति कभी भी एक दोष की नहीं होती, उसमें अनुबंध मतलब कुछ पोर्शन सेकंड दोष का होता ही है। अगर मैं किसी को बोलूंगा तो वो पित्तवात ऐसे प्रकृति रहेगी, मतलब पित्त ज्यादा होता है 80%, 20% वात होता है। तो ऐसे 2 दोष से ही प्रकृति बनती है, 3 दोष से नहीं होती। हर एक की किसी की नहीं होती। वात पित्त कफ तीनों दोष मेरे अंदर है ऐसे कभी नहीं होता। मैक्सिमम 99% 2 दोष ज्यादा होने वाली ही प्रकृति हमें मिलती है, सिंगल दोष वाली भी कम होती है। बॅलन्स म्हणजे दोन्ही प्रॉपर वेजनी असतात का? एग्जैक्टली, ये चीजें जो है ना बॉडी की प्रकृति अकॉर्डिंगली हम अगर डाइट लेते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर पित्त प्रकृति है और आप स्पाइसी फूड खाएंगे तो 100% डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, इतनी आपको एसिडिटी होगी। सेम वात प्रकृति में होता है, जॉइंट पेन इजीली हो जाता है स्टार्ट, या तो ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी स्टार्ट हो जाता है वात वालों में। तो इनमें ड्राइनेस वाली चीजें नहीं खानी है। ये छोटी छोटी टिप्स होती है, वो अगर फॉलो करते हैं तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे। पीसीओडी के लिए अलग से सेशन लेना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बोलने वाला कम से कम 1.5 आवर तो जाएगा पीसीओडी के लिए। तो इशू नहीं, आप नेक्स्ट टाइम रिकमेंड कीजिए कभी भी, क्योंकि या तो आपकी सोसाइटी में कुछ महिलाएं हैं या तो महिलाओं का ग्रुप है, क्योंकि जो जेंट्स लोग हैं वो काफी बोर हो जाएंगे टॉपिक पे। अगर महिलाओं को लगता है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम अलग से सेशन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोसाइटी या तो ऐसे नहीं, क्लास के ही लोगों
जो महिलाओं में है हम उसके लिए अलग पीसीओडी का सेशन रखेंगे, या तो एक अवेयरनेस के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारे एक टारगेट है कम से कम 1 लाख लोगों को हमें पीसीओडी से मुक्त करना है। ये हमें जल्द से जल्द टारगेट अचीव करना है। जितने लोग फिट रहेंगे उतने आगे वाली पीढ़ी अच्छी रहेंगी, अल्टीमेटली हेल्दी इंडिया रहेगा। हमारे काफी स्कूल में लेक्चर्स हुए, काफी कॉलेजेस में लेक्चर्स हुए, वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए। अभी महिलाओं में एक चीज कॉमन होती है कि मेंसेस आगे करने के लिए गोलियां लेती है। घर में कोई पूजा आ गई, शादी आ गई, तुरंत गोली ले लेते हैं कि हमें ये ड्यूरेशन में मेंसेस नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान में रखना है, अगर हमें ईश्वर ने बनाया है तो नॉर्मल ही रहना है। आप आर्टिफिशियली उसमें अगर कोई दिक्कत डालते हैं तो आपको बॉडी इम्बैलेंस करती है, तो हार्मोनल लेवल सारा इम्बैलेंस हो जाता है, मेंसेस इरेगुलर हो जाती है, फिर आपको एक एक साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है नॉर्मल होने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसी गोलियां ना ले जिससे आपकी बॉडी इम्बॅलन्स में आ जाए। एक मुलांना द्यावीत का आणि हो तर किती प्रमाणात द्यावीत? ऑमलेट, हाँ। बेसिकली एग्स का रेशो हर एक ले सकता है, एडल्ट भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। डेली एक एग हर एक को देना चाहिए, क्योंकि इसमें हाईली प्रोटीन्स होते हैं। तो नॉनवेज में सबसे बढ़िया चीज है जो आप डेली यूज कर सकते हैं, और ये अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। तो मिनिमम एक एग आपको लेना है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, एक दिन में एक काफी हो जाता है, बच्चों और एडल्ट में भी। Any other question, please? काही प्रश्न असेल तर आपण घेऊया. हा, मेनोपॉज कोणत्या वर्षी येतो किंवा असं, किंवा आलेली लक्षणं काय असतात त्याची? हॅलो हॅलो, मेनोपॉज कधी येतो? मेनोपॉज जनरली 50 के एज में आना चाहिए, आफ्टर यू कंप्लीट 50 इयर्स ऑफ योर एज। पर आजकल ये देखा जाता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से 40 के बाद कभी भी मेनोपॉज आ सकता है। मेनोपॉज में एक्चुअली तकलीफ होनी नहीं चाहिए, मतलब मेनोपॉज में मुझे ये दर्द हो रहा है या कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लग रहे हैं तो ये सब एबनॉर्मल है, तो उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेनोपॉज में सिर्फ मेंसेस जो है थोड़ा थोड़ा कम होते होते अपने आप बंद हो जाता है, तो ये नॉर्मल मेनोपॉज होता है। अगर उसमें पेट दर्द होता है या हेवी ब्लीडिंग होता है या फाइब्रॉइड बनता है तो ये सब एबनॉर्मलिटी है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेनोपॉज इज नॉट अ पेनफुल सिचुएशन, मतलब मेनोपॉज में पेन होना या कोई तकलीफ ही होनी चाहिए ये नहीं होना है। जो नॉर्मल मेंसेस है उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि काफी सारी लेडीज में कमर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, या ज्यादा चिड़चिड़ होती है या कुछ काम नहीं कर सकते। जो गर्ल्स होती है, यंग गर्ल्स, तो उसमें उनको दवा लेके 2-2 दिन तक रेस्ट करना पड़ता है, तो ये सब एबनॉर्मल लक्षण है। मेंसेस एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होनी चाहिए जिसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, हम अपना जो भी घर का काम काज है जो या फिर जो भी है अपना रूटीन वो इजीली कर सकते हैं। कोई भी अगर लक्षण है, कोई भी तकलीफ है तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये कुछ तो हमारी मेंसेस में डिस्टर्बेंस आया है। तो इस तरह से ये गलतफहमी है कि मेंसेस है तो कुछ ना कुछ दर्द होने ही वाला है, होगा होगा ही, ये गलतफहमी है। मेंसेस में कोई भी दर्द नहीं होता, मेनोपॉज में भी कोई भी तकलीफ नहीं होती। अगर जल्दी एज में आपको मेनोपॉज होता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक है, ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब मेरे पास ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिनका मेनोपॉज 30 एज में भी हुआ है, तो उनको प्रॉब्लम क्या होता है कि बाद में कम एज में जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है कि वो लाइफ टाइम रहता है। तो बेटर वे आपकी मेंसेस आनी ही चाहिए कंपलसरी, और हर मंथ। ऐसे नहीं कि हम रिलीज हो गए, मतलब मेनोपॉज हो गया तो हम रिलीफ हो गए कम एज में, ऐसे नहीं। उससे आपके हार्मोन लेवल में काफी चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बोन्स को तकलीफ होती है, जॉइंट्स में तकलीफ हो जाती है। हल्दी का दूध आप सुबह भी पी सकते हैं और शाम में भी पी सकते हैं, या तो दोनों टाइम भी ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं। और हल्दी ये चीज ऐसे है कि ये हर एक कोई आदमी ले सकता है। ये सबसे बड़ी एंटीबायोटिक करके है, एंटीवायरल करके काम करती है डाइट में, जो हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखने में बेनिफिट देगी। डैंड्रफ के लिए कुछ टिप्स। डैंड्रफ के लिए बेसिकली क्या होता है, रात में आपको वार्म ऑयल यूज करना है। वो करंज ऑयल करके भी आता है, वो यूज कर सकते हैं आप कम क्वांटिटी में। इससे थोड़ा स्काल्प जो है वो डैंड्रफ से रिलीज हो जाएगा। और सुबह वॉश लेना है, वो आपको शैम्पू से नहीं यूज करना है। जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने बोला है वही इससे यूज करना है आपको हेयर वॉश के लिए। एनी मोर क्वेश्चन?
काही क्वेश्चन असेल तर आपण थोडं विचारूयात, नाही तर 9:30 झालेले आहेत, 9:35 होता है। हमें किसी कोई पूछना है तो हम पूछ सकते हैं। हम बाद में चाहे तो ये नंबर ग्रुप में भी शेयर करेंगे, और पर्सनली अगर वो कोई हमारे ऑनलाइन ग्रुप में नहीं है तो वो प्लीज मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए, या जहां से भी आपको ये नंबर कांटेक्ट हुआ है क्लास का, तो उनको आप थोड़ा सा पूछ लीजिए, आपको उनके हॉस्पिटल के एड्रेस और ये भी आपको मिल जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और हॉस्पिटल एड्रेस भी मिल जाएंगे। तो सर चाइल्ड एक्जिमा के लिए कुछ सोल्यूशन बताएंगे आप? चाइल्ड एक्जिमा सेम एज एडल्ट एक्जिमा होता है, सिर्फ मेडिसिन के डोसेज हाफ होती है, क्वांटिटी कम होती है, डोसेज कम होते हैं। बाकी चाइल्ड एक्जिमा में भी एक्चुअली वो स्ट्रेस से बढ़ सकता है, मतलब स्कूल की एग्जाम आ गई, बच्चों पढ़ रहे हैं तो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है सिम्टम्स। इसमें ऐसे कि आपको हल्दी वाला दूध बच्चों में हमेशा देना है, और मेडिकेटेड ऑयल यूज कर सकते हैं आप, या तो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट आते हैं वो यूज कर सकते हैं। उसमें ब्लड इम्प्यूरिटी ज्यादा होती है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप कुछ दवाई होती है आयुर्वेद में, वो यूज कर सकते हैं। खजीरारी स्टेक सिरप है, महामंजिष्ठादि कषाय एक सिरप है जो आप चाइल्ड एक्जिमा में भी यूज कर सकते हैं। कुछ आयरन सिरप और सप्लीमेंट फॉर 5 years old kids, हाउ टू इंक्रीज आयरन लेवल। तो इसमें लोहासव करके एक सिरप आएगा, लोहासव, ये आप 5 years old बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं आफ्टर फूड, तो उसमें आयरन लेवल नॉर्मल रहेंगे हमेशा के लिए। इज मिल्क सेफ नाउअडेज? अगर आप कंपनी का मिल्क यूज करते हैं तो 3 दिन बाद हमारे पास आता है, नो डाउट, वो तो डाउटफुल है कितना न्यूट्रिशन देगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि गिर गाय का या तो इसका आता है A2 मिल्क जो है वो आप यूज कर सकते हैं, काऊ वाला, वो फ्रेश भी मिलता है अभी। तो काऊ मिल्क इज नेसेसरी, वो आप या तो किसी गोटे में जाके लगा लीजिए, कोई इशू नहीं, वहाँ पे जाके देख लीजिए क्या है, आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो फिर सर आप आपका 1 मिनट के लिए आपका जो स्क्रीन शेयर करिए और आपका एड्रेस और वो आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में हम बाद में भी सबको वो ग्रुप में भी शेयर करेंगे। आप स्क्रीन शेयर आप अगर आपका जो एड्रेस है वो डाल देते हैं तो अच्छा रहेगा सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, वहाँ अवेलेबल है तो स्क्रीन शेयरिंग में रहेगा, अगर आप वो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है तो, या फिर मोबाइल नंबर है एक्चुअली, या मैं चेक कर लेता हूँ मेरे यहाँ पे है तो। हाँ मेरे यहाँ पे है तो ये मैंने शुरू कर दिया है, तो किसी को लिखना है तो प्लीज आप नंबर्स लिख लीजिए। लास्ट में मैं चेक करता हूँ अगर यहाँ। बाकी सब लोगों ने जो पेशेंट से लेक्चर सुना या कुछ बेनिफिट्स मिलते हमें टिप्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। और मेरी यही कोशिश है कि सब लोगों ने आयुर्वेद खुद के लिए यूज करना है और हेल्दी रहना है, क्योंकि यही साइंस है जो हमें कोई दवाई से दूर रख सकता है। तो इसलिए मेरी सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप डेली रूटीन में इसको सीरियसली यूज कीजिए, फॉलो कीजिए, और किसी डॉक्टर के पास जाने से खुद को रोक सकते हैं। तो सबने शांत इससे सुना, इसके लिए सबको थैंक यू। और अनाहत योगा की टीम को, विश्वनाथ सर को, वेंकटेश सर को वेरी मच थैंक यू, क्योंकि इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि आपके सामने प्रेजेंट हो सके। और किसी को अगर लगता है तो पर्सनली कांटेक्ट व्हाट्सएप पे भी कर सकता है, कोई इशू नहीं। दोनों नंबर व्हाट्सएप पे है, 9422558509, सेकंड वाला है 9822634478। दोनों नंबर व्हाट्सएप पे एक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, तो जी हाँ, थैंक यू डॉक्टर, आपने अपना समय दिया और अच्छा सा गाइडेंस हमारे सभी स्टूडेंट्स को मिल गया। तो जो भी पर्सनली कुछ बातें हैं तो वो पर्सनली आपसे भी बात करेंगे। अगर मुझे भी कोई पूछ लेते हैं तो मैं आपको वो डिटेल्स दे दूंगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। और आगे चलकर भी हम इस तरीके से कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज भी चालू रखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट
है। तो इसी के साथ हम हमारा जो सेशन है, तो आज का सेशन हम बंद कर लेते हैं। आज हम रुक जाते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। या शेयरिंग स्टॉप, ठीक है, हम इसे बंद कर देते हैं अभी। बाकी जिनको लॉग आउट होना है वो हो सकते हैं अभी। नहीं शेयरिंग अभी यहाँ मुझे स्टॉप। ओके, आज हम रुक जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर।